हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से एंडी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। ब्रह्मास्त्र बैच में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं हम। आज आपके सामने टॉपिक जो आने वाला है वो है आपकी श्वास लेनी है, आपको श्वास छोड़नी है। टॉपिक आज का इसी में समाप्त हो जाएगा। श्वसन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे आप सभी को, बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको थोड़ा जल्दी भी छोड़ने वाला हूं तो आप शुरुआत में खुश हो जाइएगा, पर अंत में एक सूचना भी देने वाला हूं तो अभी खुश हो जाओ, बाद में वो सूचना जो होगी वो आपको थोड़ा दुखी करने वाली है, तो इसलिए अभी आपको थोड़ा खुश हो जाना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते। देखना आपके मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, ये कोशिश ही अब आपकी जिंदगी है। अगर आप चाहो तो इसे आप सोने में बिता दो, आप चाहो तो इसे आराम में बिता दो अभी, और चाहो तो आप इसे सोना बना लो। अभी का आराम बाद में हराम होगा, इसलिए अभी मेहनत कर लो, बाद में जिंदगी भर आराम ही आराम होने वाला है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखना आज जो टॉपिक रहने वाला है आपका वो है रेस्पिरेशन, श्वसन। जो टॉपिक है वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। इसकी शुरुआत दोस्तों मैं एक अलग तरीके से करने वाला हूं। मैं आपको पूरा श्वसन का जो मतलब आपके आप या मैं सोचते हैं कि जो ब्रीथिंग जो श्वसन होता है वो श्वास लेना श्वास छोड़ना है, केवल दोस्तों यही नहीं है, ये तो शुरुआत है दोस्तों। जो रेस्पिरेशन दोस्तों होता है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको पहले बताऊंगा। एक डायग्राम बनाने वाला हूं, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा आपके सामने। अगर ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया तो अगले 10 मिनट में ये रेस्पिरेशन टॉपिक जो है वो आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा। फिर उसी की व्याख्या करने के लिए मैं 1 घंटा लेने वाला हूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हो गया, मतलब आपको हवा हो गई है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर हो गया है, इसमें दोस्तों हवा होती है, और हवा से इसके अंदर आपके ऑक्सीजन गैस होती है। आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर है, उसमें हवा है दोस्तों, और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, हम जो है वो नाक से श्वास लेते हैं और जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है उसको नाक से आपके कहां पर या नाक से आपके श्वास नली में होती हुई जो है वो आपके फेफड़ों में पहुंच जाती है। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर की जो आपके ऑक्सीजन गैस थी, आपके ऑक्सीजन जो गैस है वो दोस्तों आपके एटमॉस्फेयर से हमारा जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, वहां पहुंच जाती है। पहला स्टेप तो ये होता है। हमने ऑक्सीजन गैस लिए, अभी रुक जाओ, पहले पूरा बना दूं फिर आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस जो है, हमने श्वास ली, ऑक्सीजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर से आपके हमारे नाक से होते हुए हमारे आपके जो श्वास नली है आपके उससे होते हुए जो है वो लंग्स में पहुंच गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों आपके जो ऑक्सीजन गैस आपके यहां दोस्तों लंग्स से आपके कहां पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है। याद करो दोस्तों, कल मैंने आपको दोस्तों आपके याद करो दोस्तों, ये हार्ट था कल, ये आपकी ये बॉडी थी, इसके 4 पार्ट थे, ऊपर दोस्तों लंग्स था। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जो आपके जो ब्लड जो है आपके वो सबसे पहले दोस्तों दाएं आलिंद में जाएगा, फिर दोस्तों आपके दाएं नीले में पहुंच जाएगा, फिर दोस्तों इसके बाद जो ब्लड है आपका वो कहां पहुंचेगा, वो लंग्स में पहुंचेगा। अभी दोस्तों जो ब्लड है आपके वो अशुद्ध है, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं है, कल मैंने आपसे कहा था। लेकिन दोस्तों ये है लंग्स, यहां भाई साहब हम श्वास ले रहे हैं, O2 गैस अंदर आ रही है, CO2 गैस बाहर जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि जो O2 गैस है वो ब्लड में मिल जाएगी, और दोस्तों इसके बाद से जो ब्लड आएगा बाहर वो O2 युक्त आने वाला है, प्योर ब्लड आएगा दोस्तों। और जो ब्लड दोस्तों होगा आपके वो बाएं आलिंद से होता हुआ बाएं नीले में पहुंच जाएगा, और इसके बाद महाधमनी से ये जो ब्लड है वापस बॉडी में पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा दोस्तों आपसे कि ब्लड को पंप करने का काम इसका होने वाला है और ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का जो काम है वो लंग्स का होता है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि जो ऑक्सीजन गैस है वो लंग्स से लंग्स से आपके ब्लड के अंदर पहुंच चुकी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब जो ऑक्सीजन गैस आपके पहले एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में पहुंच चुकी है, लंग्स से कहां पर ब्लड यहां पहुंच चुकी है। अब दोस्तों जो ब्लड है जो हमारा उसमें हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन गैस को पूरे दोस्तों बॉडी के अंदर आपके जो भी टिश्यू होते हैं वहां तक ले जाने का काम करेगा। ठीक है,
अब दोस्तों जो ब्लड है आपके यहाँ दोस्तों, ब्लड से जो ऑक्सीजन गैस है आपके वो टिश्यू जो है हमारे जो उत्तक है दोस्तों आपके, जो जिनको दोस्तों ऑक्सीजन आपके फ्यूल की तरह होने वाला है वहां पहुंचाने वाला है। तो आपके कौन सो ये पहुंचाने काम जो है वो हीमोग्लोबिन जो है करने वाले। आप जानते हो कभी सवाल पूछे आपसे कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसका क्या काम होता है अपना, सो अगर से पूछे आपसे हीमोग्लोबिन जो है इसका दोस्तों एक ही काम है आपके ऑक्सीजन का परिवहन करना। कभी कभी आपसे कोई कुछ भी आंसर देगा, ऑप्शन नंबर 1 कुछ लिख देगा, ऑप्शन नंबर 2 कुछ लिख देगा। हीमोग्लोबिन का एक ही काम होता है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। सो ब्लड से ऑक्सीजन जो है उसको दोस्तों आपके पूरे शरीर के अंदर जो भी हमारे टिश्यूज हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन से बहुत जरूरी होती है, वहां तक पहुंचाना इसका काम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों टिश्यू जो है सो टिश्यू तो आपके अगर अब दोस्तों ऑक्सीजन जो आपके वो टिश्यू से कहां, टिश्यू से आपके ऑक्सीजन जो है वो सेल में आपके जो कोशिका होंगी वहां से पहुंचने वाला सो, और सेल में, अरे याद करो सेल में क्या होगा, तो सेल में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद आया आपको सेल में क्या होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया। सोचो कितना बारीक दोस्तों खेल आपके, हम सोचते यही क्या होता है, श्वसन होता है, ये श्वसन नहीं तो आपके आगे मैं लिखाऊंगा ब्रीथिंग होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में पहुंच चुकी है, तो लंग्स से आपके ऑक्सीजन जो आपके वो ब्लड में मिल चुकी है, ब्लड से जो ऑक्सीजन आपके वो टिश्यू में पहुंच चुका है, वहां दोस्तों आपके ऑक्सीजन आपके टिश्यू से सेल में पहुंचने वाला है, और जो सेल के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, पावर हाउस ऑफ सेल होगा। और अगर दोस्तों आपको याद हो रसगुल्ला याद कीजिए दोस्तों, यहां दोस्तों आपके हमने दोस्तों रोटी खाई C6H12O6 से, और दोस्तों उसमें मिल गया ऑक्सीजन, और रसगुल्ला इसका दोस्तों क्या होने वाला है, ये टूटने वाला है CO2 में, H2O में, और दोस्तों आपके इसमें जो एनर्जी है वो भी बनने वाली है। अभी इसको आगे अलग से हम पढ़ने वाले, एक बार समझने लिए लिख लीजिए आप, जो ग्लूकोज है उसमें ऑक्सीजन ऊपर से आ चुकी है, टूट गया ग्लूकोज CO2 में, H2O में, और एनर्जी हमें मिल गई, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी वो हमारी बॉडी के काम आने वाली है। जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, जो मैं खड़ा हूं, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, जो आपका कान सुन रहा है, ये सारी दोस्तों एनर्जी जो है वो यहां पर बनने वाली है। अब सुनना सो काम की बात, यहां दोस्तों ऑक्सीजन जो आया था उससे रसगुल्ला क्या सो, उससे CO2 जो है बन चुका है। अब दोस्तों CO2 जो है वो बाहर निकलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों CO2 जो है आपके देखना, CO2 जो है आपके वो दोस्तों बाहर निकलेगा आपके, सबसे पहले CO2 जो आपके वो सेल में पहुंचने वाला है, ये CO2 हो गया, ग्रीन वाला CO2 हो गया। सो सेल से CO2 जो आपके वो टिश्यू में पहुंचने वाला है, टिश्यू में पहुंच गया। इसके बाद CO2 जो आपके वो दोस्तों आपके टिश्यू से ब्लड में पहुंचने वाला। सो ब्लड से रसगुल्ला CO2 जो है वो लंग्स में पहुंचने वाला है। मैंने अभी आपसे कहा, देखना अभी दोस्तों कहा मैंने आपसे, O2 आएगा और CO2 बाहर जाएगा। सो CO2 जो ब्लड से लंग्स में पहुंच चुका है। अब दोस्तों इसके बाद आपके लंग्स दोस्तों इससे जो CO2 है, जब हम श्वास छोड़ेंगे दोस्तों आपके, जब हम श्वास छोड़ेंगे तो ये CO2 जो है वो आपके कहां पहुंच जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। मतलब तो सोचिए आपने एक श्वास ली और आपने श्वास छोड़ी, उसके बीच में जो ये O2 और CO2 है उसको कितनी दूर घूम कर आए। देखिए आपके, हमने श्वास ली, एटमॉस्फेयर से O2 लंग्स में पहुंच गया। सो इसके बाद जो O2 है वो लंग्स से ब्लड में पहुंच गया। इसके बाद O2 जो है आपके वो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है वो ब्लड से टिश्यू में पहुंच गया, उत्तक में पहुंच गया। इसके बाद आपके जो O2 है आपके वो टिश्यू से सेल कोशिका में पहुंच गया। सो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, वहां दोस्तों रोटी पहले से हमारे पास थी, आपके ग्लूकोज पहले से था, ऑक्सीजन वहां पर आ गया, CO2 गैस बन गया है, जल बन गया है, और एनर्जी रिलीज हो चुकी है। वो एनर्जी हमारी बॉडी में काम आ रही है, ठीक है। फिर दोस्तों CO2 जो आपके उसको माइटोकॉन्ड्रिया से सेल में पहुंच चुका है, इसके बाद उसको आपके टिश्यू में पहुंच चुका है, इसके बाद आपके उसको ब्लड में पहुंच चुका है। सो ब्लड से लंग्स में पहुंचा, लंग्स से एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, ये O2 गया, CO2 आ गया। ये है पूरा श्वसन, है ना। आप इसको श्वसन मत मान लेना, ये जो पूरी रिएक्शन लिखी हुई है ये रसगुल्ला श्वसन होती है। अब सुनना दोस्तों, अगर कभी पूछे आपसे कि एटमॉस्फेयर से आपके O2 का लंग्स में पहुंचना और CO2 का लंग्स से एटमॉस्फेयर में पहुंचना पूछे आपसे, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपके श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। लिख लो, इसे कहते हैं श्वास लेना और श्वास छोड़ना जो है तो ये होता है, आपने श्वास ली तो हमारी जो ऑक्सीजन जो गैस है आपके वो हमारे लंग्स में पहुंच गई है, आपने श्वास छोड़ी, जो CO2 जो गैस है वो लंग से बाहर निकल गई, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग, मतलब इसे बोलते हैं श्वसन। अभी लिख लेना, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे ब्रीथिंग क्या, ब्रीथिंग आपके
ऑक्सीजन का लंग्स में पहुंचना और CO2 का लंग से बाहर निकलना, ये आपके ब्रीथिंग होता है। इसे बोलते हैं श्वसन। आपके श्वास लेना श्वास छोड़ना जो है ये आपके पहला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों आपसे जो लंग्स है दोस्तों, यहां से आपके ऑक्सीजन का ब्लड में पहुंचना और ब्लड में आपके जो CO2 घुली हुई थी इसका दोस्तों लंग्स में पहुंचना पूछे आपसे, इसे तो बोलते हैं गैसीय विनिमय। देखो ये नाम आपने खूब सुनोगे, पर डायग्राम के द्वारा लिखोगे ना कभी मत भूलना, गैसीय विनिमय मतलब दोस्तों यहां रसगुल्ला, यहां दोस्तों आपके जो गैस है उनका एक्सचेंज होने वाला है, O2 और CO2 जो है आपके, इसका यहां पर एक्सचेंज होने वाला है, तो इसे बोलते हैं गैसीय विनिमय, इसे बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला वाला ब्रीथिंग हो गया, श्वास लेना श्वास छोड़ना गया। सेकंड वाला लंग से ब्लड में O2 पहुंचना, ब्लड से CO2 लंग्स में पहुंचना, इसे बोलते हैं गैसीय विनिमय। अभी बताऊंगा आपके कैसे होता है आपके। और दोस्तों इसके बाद पूछे आपसे जो आपके O2 गैस है उसको ब्लड से टिश्यू में परिवहन करती है, टिश्यू के बाद में सेल में परिवहन करती है, सेल के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया से पहुंचती है। आप लिखना तो ब्लड का टिश्यू के अंदर और सेल से पूछना आपसे, अगर पूछे आपसे जो ब्लड है जो ब्लड है आपके इसका ब्लड का पूछे आपसे ब्लड का दोस्तों आपके ब्लड का टिश्यू में पहुंचना, टिश्यू के बाद सेल में पहुंचना, छापना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं आपके गैसीय परिवहन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गैसीय परिवहन, इसे बोलते हैं गैसीय ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे एटमॉस्फेयर में O2 का लंग्स में पहुंचना, लंग्स का CO2 एटमॉस्फेयर पहुंचना, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग, यहां पर बोलते हैं श्वास लेना छोड़ना। अगर से पूछे लंग्स के O2 का ब्लड में पहुंचना, ब्लड का CO2 का लंग्स में पहुंचना, इसे बोलते हैं गैसीय विनिमय। अगर पूछे आपसे ब्लड से जो O2 है आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा आपके ब्लड का दोस्तों O2 जो है आपके वो हीमोग्लोबिन से हमारे बॉडी के टिश्यू और सेल में पहुंचता है, इसे बोलते हैं गैसीय परिवहन। ये 3 पॉइंट आपके सामने मैंने लिखे हैं, देखना, ब्रीथिंग, गैसीय विनिमय और गैसीय परिवहन, ये 3 पॉइंट आपके सामने, ठीक है। अब देखना, अब दोस्तों O2 जो है वो कहां आपके O2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पहुंच चुकी है आपके, और सेल के अंदर जो है वो श्वसन की रिएक्शन हो रही है, तो इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ये मैंने आपको वहां भी लिखा है, इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, लिखना, इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। अब देखना दोस्तों, मैंने आपके सामने 4 रिएक्शन लिख दिए हैं, ब्रीथिंग, गैसीय विनिमय, गैसीय परिवहन और कोशिकीय श्वसन। अगर दोस्तों कभी पूछे आपसे कि भाई साहब, अगर कभी पूछे आपसे जो श्वसन है, जो रेस्पिरेशन है इसमें 4 स्टेज होती है, रेस्पिरेशन छापना, इसमें 4 स्टेज होती है। फर्स्ट होता है ब्रीथिंग, फर्स्ट होता है श्वास लेना श्वास छोड़ना, ठीक है। सेकंड होता है आपके गैसों का एक्सचेंज, ठीक है, जो गैस है इसका एक्सचेंज होना, इसका आपके विनिमय होना, ये सेकंड होता है। थर्ड दोस्तों होता है गैस का ट्रांसपोर्टेशन, गैस जो आपके इसका परिवहन होना जो है वो थर्ड होता है। और फोर्थ दोस्तों क्या होता है, फोर्थ होता है कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है उसको तोड़ना, लिखना, कोशिका में श्वसन होना, ये होता है फोर्थ, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन जो है ये होता है फोर्थ। अब कभी आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब फर्स्ट सेकंड थर्ड, सुनना, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों इन्हें बोलते हैं मिलाकर के बाह्य श्वसन। सवाल कई बार पूछता है कि जो एक्सटर्नल आपके एक्सटर्नल आपके साथ ना जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल आपके रेस्पिरेशन। मतलब दोस्तों आपकी एटमॉस्फेयर से जो आपके एटमॉस्फेयर जो O2 थी आपके वो आपके एटमॉस्फेयर O2 आपके लंग्स में पहुंचती है, लंग से ब्लड में पहुंचती है, ब्लड से आपके टिश्यू और सेल में पहुंचती है, इसे बोलते हैं बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दोस्तों जो आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कुछ होने वाला है इसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन। ये समझाने के लिए मैंने आपको सारी कहानी बताई है, लिखना, इसे बोलते हैं आंतरिक श्वसन छापना, इंटरनल रेस्पिरेशन जो है इसे कहते हैं। एग्जाम वाला आपसे खूब पूछता है कि बाह्य श्वसन के अंदर कौन शामिल नहीं है, तो छापना ये वाला जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। पूछे आपसे कोशिकीय श्वसन छापना, तो ये आपके किसके अंदर, ये इंटरनल जो रेस्पिरेशन उसमें शामिल है। तो पहले आप दोनों जो पेज है इनको एक बार फटाक से ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो तीनों से आपके तीनों जो आपके वो एक्सटर्नल होता है आपके, और ये वाला इंटरनल होता है, ये आपको छापना, ठीक है। लिखिए एक बार,
बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट, अगर ये समझ गए ना आप तो सारा खेल समझ आए। अब इसी को आपको आगे बताने वाला हूं कि ब्रीथिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपके, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वही आगे बताऊंगा। ये 4 ही स्टेप है, ये 4 स्टेप में पूरा जो रेस्पिरेशन है वो छुपा हुआ है यहीं पर है, ठीक है। सबसे अंत में बता दूंगा आपको ये कि केंचुआ जो है वो कहां से करता है, सारे पॉइंट बाद में, वो फैक्ट है ना, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ये जो चीज बता रहा हूं ना आपको, ये अनुभव से आएगी ना। ये डायग्राम जो आपके, जो ये फ्लो चार्ट है, ये जब आप बहुत बार पढ़ोगे ना तो ये फ्लो चार्ट बनने वाला है, जो मैंने आपको पहली बार में लिखा दिया है। जब भी आप कभी रेस्पिरेशन रिवाइज करो ना तो इसको खूब पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना, ये आपका पूरा रिवीजन करवाने वाला है, ठीक है। नोट कर लो एक बार, फटाक से करना भाई, जल्दी छुट्टी चाहिए आप तो फटाक से करना, ठीक है। एटमॉस्फेयर से O2 लंग्स में पहुंचना, लंग से O2 ब्लड में पहुंचना, ब्लड से O2 टिश्यू में पहुंचना, टिश्यू से सेल के अंदर, फिर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पर जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने का काम करता है, CO2 गैस बनती है और एनर्जी बनती है। और जो CO2 जो गैस है आपके, वो वापस आपके सेल से टिश्यू, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स से एटमॉस्फेयर और फिर दोस्तों बाहर हो जाती है। अगर पूछे आपसे कि एटमॉस्फेयर से लंग्स के बीच में O2 और CO2 जो आपके लेन देन होता है उसे बोलते हैं ब्रीथिंग, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। अगर सवाल पूछे आपसे कि लंग से ब्लड के बीच में जो O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं गैसीय विनिमय। अगर सवाल पूछे आपसे तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा जो O2 है उसका जो परिवहन होता है टिश्यू के अंदर तो उसे बोलते हैं गैसीय परिवहन। और सवाल पूछे आपसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो ग्लूकोज टूटता है और CO2 गैस जो बनती है, एनर्जी जो बनती है, इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ब्रीथिंग, गैसीय विनिमय, गैसीय परिवहन, ये तीनों पार्ट जो है वो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन उसके भाग हैं और आपका जो कोशिकीय श्वसन है आपके वो इंटरनल का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको एक बार आप ऐसे लिख लीजिए जिससे आपकी खोपड़ी में सेट रहेगा। जो रेस्पिरेशन है उसमें कौन कौन से स्टेज शामिल हैं, ये 4 स्टेज शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बोल रहा है सर हम तो श्वास लेना श्वास छोड़ना ही यही समझ रहे थे। अरे डोपल, अनुलोम विलोम करा है कभी दोस्तों आपने? हाँ, एक नाक बंद करी दूसरी छोड़ दी, वो अनुलोम जो विलोम होता है ना उसमें ये सारा काम होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन तो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कभी भी आपको लगे ना कि यार ये पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या बोलने वाला है, ये बोलेगा कि सारे दिन तू मेहनत करता है, क्या करता है मोबाइल के अंदर। बहुत सारे है ना, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, फूफा है आपका, जीजा है आपका, या कोई रिश्तेदार आपका ऐसा है, तो कुछ मत करो, गहरी सांस लो, एटमॉस्फेयर से O2 को खींच लो और जो आपके अंदर जितने भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार है, जितने भी आपके CO2 टाइप के लोग हैं ना, उन्हें जोर से बोलो भाड़ में जाए और छोड़ दो, ठीक है। वही है ना, लिख लिया आपने। श्वसन, ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज, गैस परिवहन, कोशिका श्वसन, ये चारों जो पार्ट मिलते हैं तो बनता है आपके रेस्पिरेशन। इसमें जो तीनों पार्ट होते हैं वो मिलकर के एक्सटर्नल बनता है और जो अंतिम वाला पार्ट है वो मिलकर के आपके इंटरनल बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखना, सबसे पहला पॉइंट लिखेगा ब्रीदिंग। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग, श्वास लेना श्वास छोड़ना लिखिएगा। इसे बोलते हैं श्वास लेना। 2 ही काम होते हैं इसमें, एक तो श्वास लेते हो आप, श्वास लेना, और श्वास छोड़ना, ये 2 ही काम होते हैं, ठीक है। श्वास लेना श्वास छोड़ना, ये 2 ही काम इसमें होते हैं, ठीक है। श्वास ली आपने, श्वास छोड़ दी, वो होती है ब्रीथिंग, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको आगे चलकर आपके पूरा बताऊंगा कि नाक से श्वास जाती है, फिर दोस्तों आपके नाक से, इसके बाद दोस्तों जो श्वास है आपके उसको आपके हमारे से यहाँ पर जो आपके पाइप होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं वहां पर श्वास आती है। उसके बाद सब श्वास जो आपके वो ब्रोंकाई में आती है, फिर ब्रोंकियोल में आती है, फिर हमारे से आपके जो लंग्स है वहां पहुंचती है। सो लंग्स में एल्वुलाई होते हैं, वो आपको आगे मैं डायग्राम बताऊंगा। अभी दोस्तों आप मान लीजिए कि ये दोस्तों क्या है, ये हमारे लंग्स, ठीक है। समझना इसको मेरी बात को, ये दोस्तों क्या है, ये मान लीजिए ये हैं आपके लंग्स, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों लंग्स जो है वो हमारे अंदर होते हैं। ये है लंग्स का आकार जो हमारे शरीर के अंदर होता है। ये दोनों हमारे लंग्स हो गए जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे, ठीक है। इसके दोस्तों अंदर आपके बहुत सारी इसके अंदर जो है वो एल्वुलाई कूपिकाएं होती है, जो आगे हम पढ़ेंगे, उसको एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां दोस्तों लंग्स हो गया है। अब देखिए यहां दोस्तों इन दोनों लंग्स जो है ना, इसके दोस्तों जस्ट नीचे यहां दोस्तों आपके यहां दोस्तों इस प्रकार दोस्तों एक संरचना होती है, इसे बोलते हैं डायफ्राम। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लिखा रहा हूं लिखना,
इसे बोलते हैं आपके डायफ्राम, ना। जो दोस्तों लंग्स जो है हमारे, सो उसके जस्ट नीचे आपके जो लंग्स है हमारे, सो उसके नीचे पेट होता, सो लंग्स और पेट को, चेस्ट और पेट को अलग करने के लिए आपके बीच में आपके एक मांसपेशी की परत होती है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। फिर सुना जो ऊपर चेस्ट है और जो नीचे पेट है, इन दोनों को अलग करने के लिए आपके एक मांसपेशी की संरचना होती है जिसे बोलते हैं डायफ्राम। ये आपको ध्यान रखना है, श्वास लेने और छोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। लंग्स का दोस्तों काम यही है आपके ब्रीथिंग करना, और दोस्तों ये जो है यही करवाता है ब्रीथिंग। अब सुनना, अगर दोस्तों आपने श्वास ली, क्या अगर रसगुल्ला आपने श्वास ली, एक बार सो ले लो श्वास। अगर दोस्तों आपने श्वास ली, देखना आपके मैं सो नॉर्मल खड़ा हुआ हूं, अब दोस्तों मैं श्वास ले रहा हूं आपके, देखना आपके गौर करना सुमित, मैंने ली श्वास, तो मेरा जो चेस्ट दोस्तों आपके जो हमारा लंग्स है वो आपका सो बड़ा हो गया, ठीक है, जो मेरी छाती सो बाहर आ गई, जो लंग्स है मेरा वो बड़ा हो गया। फिर देखना आपके मैं नॉर्मल खड़ा हुआ हूं, जो मेरा लंग्स है वो मेरा बाहर आएगा, सो लंग्स का जो आकार सो बढ़ेगा, और सो बढ़ना भी चाहिए। सोचिए दोस्तों, अगर मैं श्वास ले रहा हूं तो मुझे सो अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, एयर तो सो लेनी पड़ेगी आपसे, और सो मैक्सिमम तो अधिक से अधिक आपके आगे लिख रहा हूं, ठीक है, आगे लिख रहा हूं, देखना अगर मैंने श्वास ली, अगर मैंने श्वास लिया आपके, मैंने श्वास लेना आपने आपकी जो आपके एयर है उसको इनहेल किया, सो जो एयर है जो हवा है उसको हवा की लिखना, हवा के अधिक दोस्तों, हवा की अधिक मात्रा को लेने के लिए हमारा जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े दोस्तों आपके, वो आपके फेफड़ों को जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, फेफड़ों का जो आकार है, जो आयतन है, जो उसका साइज है वो बढ़ जाएगा। समझे मेरी बात को? अगर दोस्तों मुझे श्वास लेनी है तो आपके जो आपके जो एयर है उसको अधिक लेना है मुझे, तो दोस्तों मेरी जो श्वास आपके गहरी होनी चाहिए, तो मेरा जो आपके जो लंग्स है उनका जो आकार बढ़ना चाहिए, अब सोचिए दोस्तों, आप सोचना आप कि लंग्स का आकार बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों मैंने कहा आपके जगह दोस्तों इतनी सी है, जगह रसगुल्ला इतनी है, ये लंग्स हैं, और दोस्तों ये क्या ये हमारा डायफ्राम हो गया है। अगर सोचिए मुझे इस लंग्स का आकार बढ़ाना है, तो डायफ्राम जो है इसको दोस्तों मुझे पकड़ के दोस्तों इसको मुझे नीचे खींचना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात को? अगर दोस्तों मुझे इसका दोस्तों आकार बढ़ाना है, लंग्स का आकार बढ़ाना है, तो जो डायफ्राम है मुझे रसगुल्ला इसको पकड़ के दोस्तों नीचे खींचना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बार अपनी आंखें बंद करो और इसको महसूस करना, देखना आपको महसूस होगा कि आपका डायफ्राम नीचे जा रहा है। देखना आप दोस्तों आंखें बंद कर लो अपनी, और मेरे कहने पर आपका करना, आप गहरी सांस लेना, उस समय महसूस करना कि आपका एक जो डायफ्राम, जो मांसपेशी है, जो मैंने डायफ्राम बताया है, वो आपके नीचे जा रहा है। देखना आपके डायफ्राम दोस्तों नीचे गया, देना डायफ्राम दोस्तों नीचे गया, आपके पेट की तरफ डायफ्राम गति होती है आपके, जो डायफ्राम जो है आपके, देखना जो डायफ्राम है, मैं यहां पर इसको बनाता हूं, देखना आपके अगर मैंने श्वास ली आपके, ये रसगुल्ला मेरा फेफड़ा हो गया, ये मेरा फेफड़ा हो गया है, ये मेरे लंग्स हो गए, और मैंने श्वास ली, ये जो डायफ्राम जो यहां था रसगुल्ला, आपके वो क्या होता है, वो आपके खिंच गया है और वो नीचे पहुंच गया है डायफ्राम, जिससे आपके जो आकार, जो चेस्ट का जो आकार है, जो हमारा लंग्स का आकार है, वो बड़ा हो गया है और हम अधिक श्वास ले पाए। लिखना आपके इस कंडीशन में जो डायफ्राम की जो गति होती है, डायफ्राम की गति जो है वो नीचे की ओर, खूब पूछता है एग्जाम में, नीचे की ओर होती है। मतलब तो डायफ्राम जो छापना, डायफ्राम जो है वो चपटा हो जाता है, आपके फ्लैट हो जाता है, चपटा या फिर फ्लैट हो जाता है डायफ्राम। ये आपको समझ में आना चाहिए। जब भी दोस्तों आप श्वास लोगे, दोस्तों आपने श्वास ली, आपके जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमें, उसका साइज हमें बढ़ाना है, दोस्तों आपके जगह फिक्स है, जो डायफ्राम जो होगा उसको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, आपके डायफ्राम नीचे जाएगा, हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हम अच्छे से श्वास ले पाएंगे। अगर दोस्तों ये डायफ्राम टूट जाए, या दोस्तों आपके डायफ्राम जो आपके वो सब फट जाए, डायफ्राम जो समाप्त हो जाए, तो भाई साहब आप श्वास ही नहीं ले पाओगे। आपको लग रहा है कि आप श्वास लंग से ले रहे हो, पर ध्यान रखना अगर डायफ्राम टूट गया तो आप श्वास लेने ही नहीं वाले हो। तो अगर पूछे आपसे श्वास लेने में कैसे, जब भी दोस्तों श्वास लोगे आप, तो डायफ्राम की गति जो है वो नीचे की ओर से होने वाली है। मतलब दोस्तों यहां दोस्तों साइज बढ़ने वाला है, जिससे हमें अधिक से अधिक जो एयर है वो इनहेल कर सके हम। तो डायफ्राम जो है वो आपके जो रसगुल्ला से पहले ऐसे था आपके, वो फ्लैट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखना पहले दोस्तों इसका जो आकार ऐसा होता है, ठीक है। अब डायफ्राम जो आपके
वो फ्लैट हो जाएगा, तो ये पूरा दोस्तों आपके साइज मिल जाएगा इसको करने के लिए। तो डायफ्राम जो है वो चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम की गति जो है नीचे हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, अगर दोस्तों ये एक बार लिखना ना, एक बार मैं बोल दूं फिर लिख लेना, ठीक है। अगर दोस्तों आपने श्वास छोड़ना, ठीक है, अगर दोस्तों आपने श्वास छोड़ दिया है, आपने जो आपके जो एयर थे उसको दोस्तों आपने एक्सेल कर दिया है, श्वास जो है उसको बाहर निकाल दिया है। अब देखो दोस्तों, एक बार लिखा देखो, आपने श्वास ली, देखो मैं बना रहा हूं, ठीक है, आप समझना, जो मैं गति कर रहा हूं वो डायफ्राम की गति है, ठीक है। डायफ्राम दोस्तों इस प्रकार आपके, मैंने रसगुल्ला श्वास ली, डायफ्राम हो गया है ऐसा, ठीक है। अब मैं तो श्वास छोड़ रहा हूं तो डायफ्राम वापस ऐसा आ गया है ना, देखना, क्योंकि दोस्तों डायफ्राम दबाव लगाएगा ना श्वास छोड़ने के लिए, ये डायफ्राम जो है वो प्रेशर लगाने वाला है ऊपर। जब मैंने श्वास ली, डायफ्राम ऐसे था आपके, डायफ्राम दोस्तों ऐसे आपके, मैंने श्वास ली, डायफ्राम ऐसे हो गया, जैसे ही मैं श्वास छोड़ूंगा डायफ्राम वापस हो जाएगा। लिखना, अगर दोस्तों आपने श्वास छोड़ी लिखना आपके, तो लंग्स जो है आपके, लंग्स का जो आकार है वो थोड़ा कम होगा, लंग्स का आकार कम होने वाला है। तो लिखना आपके जो डायफ्राम जो होगा आपके, जो डायफ्राम होगा, लिखना आपके डायफ्राम की गति जो है वो ऊपर की ओर होने वाली, ऊपर की ओर होने वाली है, ऊपर की ओर होगी। मतलब दोस्तों जो डायफ्राम से, मतलब दोस्तों डायफ्राम जो है आपके वो, अगर दोस्तों ये हमारे लंग्स हैं, अगर दोस्तों हमारे लंग्स ये हैं और अभी दोस्तों डायफ्राम जो है वो यहां पहुंच चुका है, तो वापस जो है, वापस रसगुल्ला जो डायफ्राम है वो आप इस प्रकार पहुंच जाएगा। मतलब दोस्तों डायफ्राम जो है वो गुंबद आकार का होने वाला है, जिस प्रकार आपके नेचुरल होता है आपके गुंबद आकार जो है वो उसका होने वाला है। अगर ये समझ में आ गया तो लिख लो, परीक्षा वाला खूब पूछता है कि श्वास लेने में डायफ्राम की जो गति है वो कैसी होने वाली है, नीचे की ओर होने वाली है, ऊपर की ओर होने वाली है, कोई गति नहीं होने वाली है। अगर ये डायफ्राम फट गया भाई साहब, अगर तो डायफ्राम टूट गया या फट गया तो आप श्वास नहीं ले पाओगे, ना श्वास छोड़ पाओगे, आपका मुंह खुला की खुला रह जाएगा और आप मर जाओगे तुरंत। सुन लो मेरी बात को, अगर दोस्तों श्वास सोच के देखो ना, आप बिना श्वास के कितनी देर जीवित रह पाओगे। आप श्वास नहीं लोगे, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड रोक पाओगे, उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। अगर डायफ्राम टूट गया तो ना आप श्वास ले पाओगे, ना श्वास छोड़ पाओगे, आप वहीं रुक जाओगे और दोस्तों आपकी जो मुंह है, आपका मुंह खुला रह जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये काम होने वाला है। तो एक बार इसको बना लो, एक बार दोस्तों आपके ये आपने लिख लिया होगा, ब्रीथिंग के मामले में ये आपने लिख लिया होगा। ये दोस्तों ये वाली रिएक्शन आपके श्वास आपके लेने में होने वाली है, और जो ये वाली होने वाली है वो श्वास छोड़ने में होने वाली है। ये गति करेगा आपके, तो हम श्वास ले पाएंगे डायफ्राम गति से आपके। अगर ये टूट गया तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे, ना श्वास छोड़ पाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप ये लिख लीजिए, श्वास लेने में समझ में आई नहीं आई आपको बात बताओ, श्वास लोगे आप तो जो हवा है उसकी जो मात्रा है आपको वो अधिक लेनी पड़ेगी। इसके लिए जो हमारा लंग्स है वो अपना आकार बढ़ाएगा, आकार बढ़ाएगा वो। अगर दोस्तों वो आकार बढ़ाएगा अपना रसगुल्ला, तो आपके क्या है, आपके जो डायफ्राम है आपके उसको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे की गति होने वाली है उसकी, वो चपटा या फ्लैट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों उसके जो आकार आपके वो गुम्बद टाइप उसका आकार होता है, वो चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अगर मैं श्वास छोड़ूंगा तो लंग्स जो अपना आकार वो कम करेगा, डायफ्राम जो है ऊपर की गति करने वाला है, और तो डायफ्राम जो है गुम्बद आकार का हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में खूब पूछने वाले पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट होने वाले, ठीक है। ये दोस्तों ब्रीथिंग होती है, ये श्वास होती है। कभी आपसे सवाल पूछे कि एक जो नॉर्मल सामान्य जो मनुष्य होता है, कभी सवाल पूछ ले आपसे, जो सामान्य मनुष्य होता है वो सो आपके नॉर्मल जो ब्रीथिंग करता है, आपके नॉर्मल श्वास जो लेता है उसमें कितनी जो एयर लेता है, 500 ml एयर जो है वो उसके अंदर लेता है। ये भी आपको लिखना है, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ जाऊं क्या, आगे बढ़ जाऊं, देखिए लिखना, एक नॉर्मल नोट कर लेना, नोट लिखिएगा। ये दोनों फोटो बनाने हैं आपको, अगर ये फोटो नहीं बनाए ना दोनों तो समझ लेना कोई काम के नहीं हो आप। ये फोटो दोनों बनाने, किस प्रकार गति नीचे होगी, किस प्रकार गति ऊपर होगी, ये फोटो याद रहेंगे तो ही काम होगा, वैसे आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक। फोटो याद रहेंगे तो ही काम होने वाला है, ठीक है। अगर तो सवाल पूछे आपसे कि सामान्य व्यक्ति सामान्य ब्रीथिंग में, नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है, सामान्य ब्रीथिंग में 500 ml हवा ग्रहण करता है,
कभी सवाल पूछे आपसे, जब हम ब्रीदिंग तो करते हैं आपके, ऐसे नहीं, इसमें नहीं दोस्तों, नॉर्मल से ब्रीदिंग होती है आपके, जो अभी और आप और मैं कर रहे हैं इस समय, उस ब्रीदिंग के अंदर 500 ml एयर हमारे अंदर जाती है और 500 ही बाहर आती है, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति सामान्य ब्रीदिंग के अंदर 500 ml हवा जो है वो ग्रहण करता है, 500 ही छोड़ता है। अगर कभी सवाल से पूछे आपसे कि सामान्य जो व्यक्ति आपके सामान्य से नॉर्मल जो व्यक्ति होता है आपके, सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है, ठीक है। 12 से 16 बार जो है वो ब्रीथिंग करता है। कई लोग 12 बार ही करते हैं, कई 13 बार करते हैं, कई 16 बार भी कर देते हैं, तो ब्रीथिंग करता है, ठीक है। कभी कभी तो ब्रीथिंग हमारी तेज होती है, कभी कम होती है, अलग अलग टाइप होते हैं। हम दौड़ रहे हैं, हम काम दोस्तों अधिक कर रहे हैं, हमारी ब्रीथिंग स्पीड बढ़ जाएगी, हम अधिक ब्रीथिंग कर पाएंगे। मैंने कहा है सामान्य व्यक्ति सामान्य अवस्था के अंदर 1 मिनट में कहीं आपको 12 मिलेगा किताब में, कहीं 13 मिल जाएगा, कहीं 14 मिलेगा, कहीं कहीं 16 मिलेगा। तो मैंने पूरा रेंज लिखा दिया है, 12 से 16 बार जो है ब्रीथिंग करता है। कभी दोस्तों आपको एक दोस्तों आंसर लिखना हो तो आपको 16 लिखना है, ठीक है। कभी दोस्तों आपको एक आंसर लिखना हो तो आपको 16 लिखना है, बाकी 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है। ये आपको जनरली ध्यान रखना है, कोई पूछने वाला नहीं है, पर जनरली आप लिख लीजिए। ये वाला पूछ लेता है कभी कभी कि 500 ml हवा हम ग्रहण करते हैं और पूछे आपसे 1 मिनट में 12 से 16 बार हम ब्रीथिंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों किस प्रकार दोस्तों हमारी जो हवा है वो हमारे लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स के अंदर आपके किस प्रकार से आपके एल्वुलाई होते हैं, वो पूरा डायग्राम बता रहा हूं आपको। जो आपने डायग्राम खूब देखा होगा ना श्वसन वाला, वो डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, आपको भी मेरे साथ में डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखिएगा, ये दोस्तों हमारा आदि मानव था, हमने इसको रसगुल्ला पहले से पहले ही बनाया हुआ है। याद करो, पाचन दोस्तों हमने, ये दोस्तों हमारा आदि मानव है, ये रसगुल्ला हमारा हो गया आदि मानव दोस्तों। इसकी खोपड़ी नहीं बन रही मेरे से ना, ये रसगुल्ला हमारा आदि मानव हो गया। पहले भी हम इसको देख चुके हैं, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको याद होगा आपके यहां दोस्तों ये तालू था, इसका ये तालू था दोस्तों, ऊपर नाक है, नीचे मुंह था। पहले दोस्तों जब पाचन दोस्तों पढ़ाया था मैंने आपको, तो दोस्तों आपके यहां दोस्तों पहले सोच देख लीजिए फिर बना लेना, ठीक है। जब दोस्तों पाचन मैंने पढ़ाया आपको, तो मुंह खोला, आपने मुंह खोला, आपने रोटी खाई, रोटी दोस्तों आगे बढ़ गई थी। अब की बार दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन पढ़ रहे हैं आपके, तो मुंह नहीं, अब की बार नाक, ठीक है। तो हमने सो नाक से क्या करी, हमने जो नाक है उससे हमने श्वास ली है, तो ये हो गया, सो ये हो गया हमारा, देखिए हमने जो नाक, हमारी जो नाक है आपके, वहां दोस्तों हमने श्वास ली, और जो हवा है, जो हवा है हमारी, जो एयर है, वो दोस्तों आपके नाक से एंट्री करते हुए इस प्रकार दोस्तों आगे से बढ़ते हुए आपके और ऐसे गति करती है। अगर मैं पूछूं आपसे ये कौन सा स्थान छापना, यह है फिरनिक्स। अरे याद है आपको, सो यह है फिरनिक्स है, कॉमन चैम्बर। मैंने कहा था जहां पर हवा, जहां दोस्तों हवा पहुंचे, जहां भोजन पहुंचता है साथ में, उसे बोलते हैं फिरनिक्स, ग्रसनी बोलते हैं उसको। और जहां दोस्तों आपकी ये कौन सा स्थान हो गया, ये रसगुल्ला नोज हो गया, आपकी नाक हो गई, आपके नाक से आपने श्वास ली, सांस दोस्तों आपके नाक से होते हुए आपके फिरनिक्स पहुंच गई है, कॉमन चैम्बर पहुंच गई है। यहां दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके जो आपके श्वास होगी आपके, वो रसगुल्ला इस प्रकार से आगे बढ़ने वाली है। यहां दोस्तों 2 पाइप, यहां पर 2 पाइप होते हैं, मैंने कहा था। ये वाला पाइप कौन सा था, ये वाला पाइप फूड पाइप था, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। आपके ये फूड पाइप हो गया है, जिसे ओसोफिगस भी बोलते हैं, इसे हिंदी में ग्रास नली भी बोलते हैं, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। ग्रास नली बोलते हैं। पिछली बार भोजन जो हमने, जो भोजन होगा आपके, जो भोजन होने वाला है वो यहां पर पहुंचने वाला था। लेकिन मैंने कहा दोस्तों आपसे, इसके जो साइड वाला जो पाइप है वो होता है आपके, ये श्वास नली होता है, मतलब दोस्तों ये पाइप है आपके, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनिएगा, ये रसगुल्ला श्वास आई, ये तो श्वास आगे, तो श्वास जो है आपके आगे बढ़ रही है, ये तो श्वास आगे। यहां दोस्तों यहां पर आपके क्या, यहां पर क्या आपके इस श्वास नली के जस्ट ऊपर आपके यहां पर एक ढक्कन होता है, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। अरे याद है आपको तो ढक्कन, आपके मैंने लिखाया था आपको, ढक्कन जो है इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये ढक्कन होता है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके जो श्वास नली है, इसके दोस्तों पास में आपके यहां दोस्तों आपके होते हैं लिर्निक्स। क्या होता है, यहां दोस्तों होते हैं आपके लिर्निक्स, मतलब आपके इसे बोलते हैं आपके हिंदी में स्वर तंत्र। जहां से आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना,
ये होता है लिरिनिक्स, ठीक है। जहां से दोस्तों आपकी आवाज जो है, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वो होता है लिरिनिक्स, ठीक है। तो मैंने कहा श्वास नाक से एंट्री करती है, फिर फिरनिक्स में आती है, फिरनिक्स में आती है, ये कॉमन चैम्बर होता है आपके। इसके बाद वो श्वास जो है आपके सो वो एपिग्लोटिस जो खुल जाएगा, श्वास हमारी अंदर आ जाएगी। श्वास जैसी एंट्री करेगी तो उसको सबसे पहले आपके लिरिनिक्स मिलने वाला है। श्वास आ रही है, लिरिनिक्स यहाँ पर कंपन होता है, कंपन होता है और हमारी आवाज निकलती है, जो हमारी वॉइस है आपके सामने आती है, ठीक है। फिर दोस्तों जो आपके श्वास नली आपके, अगर पूछे आपसे तो ये श्वास नली छापना, इस श्वास नली को क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं आपके ट्रैकिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे तो बोलते हैं आपके ट्रैकिया। इसे तो हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, बोलते हैं इसे श्वास नली बोलते हैं। या फिर दोस्तों इसको विंड पाइप भी कह सकते हैं आपके। श्वास नली, विंड पाइप, ट्रैकिया, कुछ भी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। श्वास नली, विंड पाइप, ट्रैकिया, तीनों एक ही बात है। ये हमारी श्वास नली हो गई, जहां से तो श्वास जो है आपके वो फेफड़ों की ओर बढ़ने वाली है। पर सुनना मेरी बात को, अगर दोस्तों ये श्वास नली गुब्बारे की तरह होती, बैलून की तरह होती, मतलब दोस्तों अगर दोस्तों हवा है तो वो फूला हुआ है, अगर दोस्तों हवा नहीं है तो वो चिपक जाएगा। अगर सोचिए हमारे से जो श्वास नली आपके, अगर दोस्तों हवा है तो ये आपके फूली हुई है, अगर दोस्तों हवा नहीं है, मान लो दोस्तों अब मैं श्वास नहीं ले रहा मैं इस समय ना, तो सोचिए आप तो जो हवा है आपके वो आपके नहीं घूम रही यहाँ पर, तो चिपक गई दोस्तों अगर बाई चांस ये, तो हम मर जाएंगे। अगर सोचिए अगर ये चिपक गई दोस्तों आपस में तो मर जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर पूछे आपसे कि जो श्वास नली जो हमारी जो ट्रैकिया दोस्तों होती है, इसमें दोस्तों आपके सी आकार की क्या है, इसमें सी आकार की कुछ रिंग होती है, ठीक है। इसमें जो सी आकार की कुछ रिंग होती है, ये खूब बार पूछता सवाल आपके अगर पूछे आपसे सी आकार की रिंग जो आपके यहां पर होती है, तो लिखना आपके ये जो सी आकार की जो रिंग होती है, जो सी आकार की जो रिंग होती है, अगर सवाल पूछे आपसे जो रिंग है आपके किससे बनी होती है, उपास्थि से बनी होती है। अभी आगे लिखा दूंगा काम इसका काम होता है आपके जो श्वास नली है, अगर उसमें हवा नहीं है तो इसे चिपकने से रोकने वाला जो काम है वो इसका होने वाला है। एशिया का रिंग उसमें होने वाली है, बहुत टाइट मजबूत होती है, जिसके कारण आपके श्वास नली एक पाइप की तरह काम करती है, ठीक है। अब दोस्तों जो श्वास है आपके श्वास जो है आपके, वो जो श्वास नली है आपके उसको दो भाग में डिवाइड होती है आपके, इस प्रकार जो दो भाग है डिवाइड होती है आपके। अगर पूछे दोस्तों आपसे जहां ये दो भाग में डिवाइड होती है आपके, इन दोनों को बोलते हैं छापना श्वसनी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं श्वसनी आपके, या फिर दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रोंकाई छापना। इसे क्या बोलते हैं जो श्वसनी जो श्वास नली है वो दो भाग में डिवाइड हो गए आपके, इसे बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। फिर दोस्तों ये श्वसनी जो है आपके उसको आगे जो है आपके फिर रसगुल्ला दो भाग में डिवाइड होने वाली है। इस प्रकार आपके ये वाली भी आपके दो भाग में डिवाइड होने वाली है। इस प्रकार आपके तो छापना अगर दोस्तों आपकी जो श्वसनी जो है आपके जो डिवाइड होती है आपके, उसे क्या बोलते हैं आपके, इसे तो बोलते हैं आपके, इसे तो इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकियोल, क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल। आपको इंग्लिश वाली छापनी, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकियोल, ठीक है। ऊपर वाली ब्रोंकाई होती है, श्वसनी होती है, नीचे वाली दो भाग में बढ़ चुकी है आपके वो ब्रोंकियोल होती है। अगर पूछे आपको इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं श्वसनिका, क्या बोलते हैं श्वसनिका बोलते हैं। हिंदी आपके बहुत लड्डू टाइप की है ना, गोबर पोटा एक ही तो बात है, गोबर पोटा एक तो बात है। इंग्लिश वाला पोटी बोलता है एक बार, है ना, यहां से गोबर है, पोटा है, बहुत सारे और भी नाम होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में अलग अलग नाम है, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्रोंकाई श्वसनी, ठीक है। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ वो कहलाएगा ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई आगे डिवाइड हुआ वो कहलाएगा ब्रोंकियोल, ठीक है। अब दोस्तों जो ब्रोंकियोल्स होती हैं आपके, इनके दोस्तों छापना इनके आपके शीर्ष पर ना, यहां दोस्तों आपके होती है आपके, इन्हें बोलते हैं एल्वुलोई। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसको ये होता है छापना, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें सो बोलते हैं आपके एल्वुलोई, इन्हें सो बोलते हैं आपके एल्वुलाई छापना। इन्हें क्या बोलते हैं एल्वुलाई, या फिर हिंदी में कहते हैं इनको कूपिका, क्या बोलते हैं कूपिका बोलते हैं, ठीक है। एल्वुलाई या फिर कूपिका हो गया आपके एल्वुलाई छापना, इसे बोलते हैं आपके एल्वुलाई आपके एल्वुलाई या कूपिका या फिर आपके एल्वुलाई, आप हिंदी में लिख लीजिए एक ही बात है, ठीक है। यहां दोस्तों हमारा जो लंग्स है वो समाप्त आपके, जो हमारा जो लंग्स है आपके वो रसगुल्ला यहां पर समाप्त दोस्तों होता है। ये जो लंग्स है आपको हमारा जो लंग्स होता है आपके वो यहां पर समाप्त होता है, इस प्रकार आपके लंग्स होता है। तो अगर सवाल पूछे आपसे जो हमारी जो श्वास है, अगर सवाल जो पूछूं आपसे जो हमारी जो श्वास छाप रहे श्वास जो हमारी वो नोज से आपको फिरनिक्स, नोज से फिरनिक्स हो गई, फिरनिक्स दोस्तों
इसके बाद दोस्तों आपके ट्रैकिया, इसको ट्रैकिया या श्वास नली लिख दीजिए, ट्रैकिया या फिर दोस्तों श्वास नली। फिर दोस्तों इसके बाद ब्रोंकाई, श्वसनी, श्वसनी या फिर ब्रोंकाई। फिर इसके बाद ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल या फिर श्वसनिका, श्वसनिका। और फिर दोस्तों इसके बाद आपके सो एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई या फिर कूपिका। तो इस प्रकार से आपके जो श्वसन है, आपका जो ब्रीदिंग है आपके, वो नोज से स्टार्ट होती है। सो नोज से स्टार्ट होती है आपके, सो नोज के बाद आपके, नोज के बाद जो आपके श्वास है आपके, वो फिरनिक्स से होते हुए आपके, सो फिरनिक्स से होते हुए आपके कहां दोस्तों, आपके ये रसगुल्ला जो हमारी श्वास नली उसमें एंट्री करती है। सो श्वास नली के ऊपर एपिग्लोटिस होता है, सो उसके पास में लिरिनिक्स होता है आपसे। इसके बाद जो श्वास नली आपके, उसमें आपके से आकार की रिंग होती है, उपास्थि से बनी होती है, तो इसको चिपकने से रोकती है। फिर जो ट्रैकिया, ट्रैकिया जो आपके वो दो पार्ट में डिवाइड होता है आपके, जिसे आपके श्वसनी बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और जो आपसे जो श्वसनी है उसके बाद आपके ये खुद दो पार्ट डिवाइड होते हैं आपके, उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। ट्रैकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई बनाएगा, ब्रोंकाई डिवाइड होकर के ब्रोंकियोल बनाएगा, और ब्रोंकोस आपके होगा आपके, उसके दोस्तों आपके अंत में क्या होगा, वहां पर आपके एल्वुलाई होने वाला है, कूपिका होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इसको बना लो फटाक से बनाना इसको ना। हाँ, कई लोगों का दोस्तों सिर ही नहीं बनता होगा ना उनका जो सिर है, कई चपटा बना देते होंगे, कई दोस्तों सिर के भी अलग टाइप होंगे ना, कई रसगुल्ला, कई का सिर, तो कई सिर आपके ऐसा होगा, ठीक है। कई दोस्तों ऐसे ही बनाते हैं लहराते हुए ना सिर, है ना। हाँ, कैसे ही बना लो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। यहां दोस्तों काम जो है वो आगे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नोज, फिरनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वुलाई, आराम से खेल है। नोज फिरनिक्स, नोज फिरनिक्स, आपके ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर कूपिका, एल्वुलाई, खत्म आपके लंग्स। अभी इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लिखा दूंगा आपको एक बार, ना एक बार बना लो आप, ठीक है। अब ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि हवा नाक से प्रवेश करती है, फिर बाहर कहीं और से भी निकल जाती है कभी कभी, है ना। हवा जो है वो नाक से प्रवेश करती है, नाक से बाहर भी निकलती है, कभी कभी कहीं और से भी निकल जाती है, ठीक है। मैं अगर यहां खड़ा हूंगा ना तो आपको फोटो नहीं दिखेगा, इसलिए मैं घूम रहा हूं आपके सामने। फोटो का एक बार वो कर दो, स्विच कर दो, स्विच कर दो। अब केवल आपको फोटो दिखाई देगा ना, मेरी आवाज सुनाई देगी और फोटो दिखाई देगा आपको, ठीक है। केवल बना लो फटाक से। बनाओ रे बनाओ, जल्दी बनाओ। तुम मेरे फेफड़ों में रहती हो, मैं तुम्हारी कूपिकाओं में रहता हूं। बन गया, बन गया भाई। देखो, नोज फिरनिक्स, एक बार लिख लो इसको फटाक से, क्रम लिख लो, क्रम लिखना, ऑर्डर, क्रम, श्वास लेने का क्रम लिखिएगा, ऑर्डर जो है, नोज फिरनिक्स, ट्रैकिया, श्वास नली, श्वसनी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, श्वसनिका, एल्वुलाई, कूपिका। इसको आप लिख लीजिए एक बार, है ना, फटाक से। फिर लिखना नोट, नोट लिखिएगा, लिखना कूपिका या फिर एल्वुलाई, कुछ भी लिख सकता है ना। कूपिका, कूपिका को श्वसन की, कूपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। कहते हैं, लिख लो
कूपिका को श्वसन नली की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। सारे जो फंक्शन होते हैं वो यहीं पर होते हैं, बाकी तो सारे तो जरिया है ना। ये सब आपके जो नोज है, माउथ है, या फिर दोस्तों आपके जो पाइप है, वो सारे जरिया से, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, अंत में दोस्तों जो काम होने वाला है वो यहीं पर होने वाला है। तो इसे छापना है, इसे बोलते हैं फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसको। रेस्पिरेशन सिस्टम की फंक्शनल यूनिट छापना कूपिका होने वाले से। हमारा शरीर पूछो तो शरीर की आपके कोशिका होती है, आपके इसकी कूपिका होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए, एक पॉइंट और लिख लो यहां पर, लिखना ट्रैकिया में उपास्थि से बनी, ट्रैकिया में उपास्थि से निर्मित सी आकार की रिंग या वलय पाई जाती हैं, जो कि हवा की अनुपस्थिति में, एयर की अनुपस्थिति ठीक नहीं लिखा ना, हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। लिख दो फटाक से, ट्रैकिया में उपास्थि से निर्मित, उपास्थि मतलब दोस्तों आपके हड्डी की तरह मजबूत तो नहीं होती है, आपके मांसपेशी की तरह होती है, पर हड्डी की तरह ही होती है ना। हड्डी के बराबर मजबूत तो नहीं होती है आपके, ऐसी टाइट तो नहीं होती है आपके, लचीली होती है, पर दोस्तों आपकी जो उसकी स्ट्रॉन्ग बहुत होती है उपास्थि, आपके हड्डी की तरह नहीं है आपके। पर आपके जो आपके नाक है, आपके हमारा नाक है, या फिर ये सब आपके ऊपर से बाट, आपके यहाँ पर हड्डी नहीं है, इस दोस्तों इस भाग से हड्डी नहीं है आपके, उपास्थि है इस भाग में ना। यहाँ से मसल्स की तरह होती है उपास्थि, आपके मजबूत होती है, पर हड्डी की तरह टाइट नहीं होती है ना, टाइट नहीं होती, ठीक है, पर मजबूत होती है ना उपास्थि। तो ये लिख लिया आपने ट्रैकिया में, ये वाला लाइन लिख लीजिए क्या क्या होता है ट्रैकिया में। तो पहला पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट था आपके कि जो ब्रीथिंग है वो कैसे होती है। मैंने बता दिया आपको, ब्रीथिंग में श्वास लेना, श्वास छोड़ना होता है, और सो पूरी प्रोसेस जो है वो फोटो में मैंने आपको दिखा दी है कि किस प्रकार जो है नाक से श्वास आती है, और श्वास जो है आपके कहां पर, आपके एल्वुलाई में पहुंच चुकी है। हम यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। लिखिए सेकंड पॉइंट छापना, सेकंड पॉइंट छापना। अरे शुरुआत में मैंने 4 पॉइंट लिखाए थे आपको, ब्रीथिंग, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है लिखना गैसों का विनिमय। याद है आपको, गैसों का विनिमय जो है वो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, गैसों का विनिमय छापना सेकंड पॉइंट है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कहां पर छापना, तो ये लंग्स के, फेफड़ों के एल्वुलाई में, ठीक है, लंग्स के एल्वुलाई के अंदर छापना, लंग्स के एल्वुलाई में ये होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों आप स्मोकिंग करते हो, आप जो सिगरेट पीते हो, तो आपके ये जो एल्वुलाइन हो ना, इनका दोस्तों जो आपके फैलना होता है ना, आपके कम हो जाता है, ठीक है। ये कम फैल पाएंगे तो आपके एयर भी कम आ पाती है इसमें। इसलिए दोस्तों आपके कहते हैं कि जो आपके स्मोकिंग करते हो आप, तो आपकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो एल्वुलाई ये काम नहीं कर पाती हैं, आपकी कमजोर हो जाती है, इसलिए कम किया करो ना, मत किया करो, कम नहीं मत ही किया करो, ठीक है। तो गैसों का विनिमय कहां पर होता है, लंग्स के एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई मैंने अभी आपको बताई थी फोटो के अंदर, सबकी ये एल्वुलाई होती है। इसको तो थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को जूम कर रहा हूं और आपके सामने फिर बना रहा हूं, देखना। ये दोस्तों आपकी ये एल्वुलाई, ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गई हमारी एल्वुलाई, ठीक है। थोड़ा जूम कर रहा हूं, आप भी थोड़ा बड़ा बनाना इसको, जूम के समय आपके ये हो गए आपके एक एल्वुलाई, ठीक है, एक एल्वुलाई आपके सामने यहां पर आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए मैंने श्वास ली दोस्तों आपके, तो जो श्वास ली तो आपके O2 जो गैस है वो एल्वुलाई में पहुंच चुकी है आपके, O2 गैस यहां पहुंच चुकी है आपके। और दोस्तों आपके यहां दोस्तों आपके इसके नीचे जो है आपके, इसके नीचे आपके यहां दोस्तों ब्लड होता है, ये सो ब्लड बह रहा है आपके, ये ब्लड बह रहा है नसों के अंदर, ये ब्लड होता है। इसमें दोस्तों आपके मैंने याद करो, शुरुआत वाला चित्र याद करो, आपके ये हार्ट हो गया, ये बॉडी हो गई, ये लंग्स हो गया। हार्ट से ब्लड आपके कहां से,
हार्ट से ब्लड लंग्स में पहुंचा था आपके, यहाँ दोस्तों ब्लड में आपके O2 मिलाई लंग्स ने और CO2 से आपके CO2 से वापस बाहर निकाल दी छापना। अब दोस्तों जो O2 से आ रही है ना, जो O2 आ रही है आपके, वो कहां पर सो, वो ब्लड में सो मिल जाएगी। ये O2 जो गैस है उसको ब्लड में मिल जाएगी सो, और सो ब्लड में जो आपके CO2 गैस होगी आपके, यहाँ जो CO2 गैस होने वाली है वो दोस्तों यहाँ पर पहुंच जाएगी आपके CO2 गैस, और फिर दोस्तों यहाँ से आपके CO2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसे दोस्तों इसे बोलते हैं गैसों का विनिमय। ठीक है, इसे बोलते हैं गैसों का विनिमय, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं गैसों का विसरण। क्या बोलते हैं? गैसों का विसरण। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, या फिर दोस्तों आपके डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। छापना गैसों का विसरण दोस्तों डिफ्यूजन। ठीक है, इसे दोस्तों आपके डिफ्यूजन भी कहते हैं और इसे आपके एक्सचेंज भी कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं इंग्लिश के अंदर। तो दोस्तों इसे आपके गैसों का आदान प्रदान से आपके लंग्स के एल्वोलाई से जो गैस है आपके वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। O2 जो गैस है वो ब्लड में पहुंचते तो, और ब्लड की जो CO2 गैस है आपके वो वापस रसगुल्ला कहां पर, एल्वोलाई में पहुंच जाती है। इसे बोलते हैं गैसों का एक्सचेंज करना। इसे बोलते हैं गैसों का विनिमय करना, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं गैसों का विसरण। ये आपके कहां पर होता है? लंग्स के एल्वोलाई में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बनाओ फटाक से। देखो ये वाला जो डायग्राम था ना, इसको मैं आपको वापस समझा रहा हूं। ठीक है, यही दोस्तों यही वाला जो स्थिति ना आपके, यहां से लंग्स के स्थान पर आप एल्वोलाई लिख लोगे ना तो काम हो जाएगा आपका। यहाँ वाले उसमें लंग्स का एल्वोलाई दोस्तों यही आपके फंक्शनल यूनिट है आपके। यहाँ O2 दोस्तों आपके अंत में यहीं पर पहुंचती है आपके। O2 दोस्तों यहां से आपके ब्लड में पहुंचती है, फिर दोस्तों CO2 जो आपके उस ब्लड से आपके कहां पर बाहर निकल जाती है। ये रिएक्शन होती है। O2 आई, CO2 गई, इसे बोलते हैं गैसों का विनिमय, गैसों का विसरण बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए। हाँ, बताऊंगा भी कितनी O2% आती है, कितनी जाती है, वो बताऊंगा। एक बार ये समझ लो, O2 का ब्लड में पहुंचना लंग से, और सो लंग से आपके CO2 का एल्वोलाई के द्वारा बाहर निकलना, वो कहलाता है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज कहलाता है। तो शुरुआत उसमें मैंने आपको बताया था, आपके एक फ्लो चार्ट बनवाया था, उसमें मैंने लिखवाया था O2 का लंग से ब्लड में पहुंचना और ब्लड से लंग्स में पहुंचना, वो होता है विनिमय, एक्सचेंज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बना लिया। अब देखिए, अगर दोस्तों आप श्वास उसको ले रहे हो तो आप हवा ही तो ले रहे हो, ऐसा थोड़ी है आप प्योर ऑक्सीजन ले रहे हो दोस्तों। अगर दोस्तों आप श्वास तो मान लो दोस्तों आपके, मान लेते हैं आपके कि यहां दोस्तों आपके ये हो गया दोस्तों आपके, आपने श्वास ली। ठीक है, आपने श्वास ली, मतलब दोस्तों आपने हवा ली। ठीक है, हवा दोस्तों आपने लिए, हवा मतलब एयर हो गई। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, जो एयर से होती है आपके, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, 78% होती है आपके सो, और जो CO2 आपके O2 गैस जो होती है वो 21% होती है आपके, और जो CO2 जो गैस होती है वो 0.03% होती है। जहां जानते सो, जो हमारे जो नेचुरल जो हवा है आपके, जो एयर है आपके सो, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस 78% होती है, O2 गैस 21% है, CO2 गैस 0.03% है। हमारी जो नाक जो हमारी, उसमें कोई दोस्त ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ कि केवल O2 जाएगी, सारी जाती है। N2 भी जा रही है, CO2 भी जा रही है, O2 भी जा रही है, कोई और गैस भी होगी, CO गैस भी होगी, वो भी तो जाने वाली है आपके। कोई भी गैस हो हमारी नाक के दोस्तों, हमारी नाक से आपकी जो गैस है वो हमारे जो ट्रैकियम जाने वाली है, फिर एल्वोलाई में पहुंचने वाली। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे, जो एयर सो हम ले रहे हैं आपके, जो इनहेल कर रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं, अगर सो हम श्वास ले रहे हैं दोस्तों, आपके जो हवा है आपके, उसमें N2 भी है, उसमें O2 भी है, उसमें CO2 भी है, तीनों पार्ट है ना उसमें। N2 78% होती है आपके, O2 21% आपके, CO2 गैस जो है वो 0.03% होती है। जब दोस्तों हम श्वास छोड़ते हैं दोस्तों, जब रसगुल्ला हम श्वास आपके, जब दोस्तों हम श्वास छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं आपके, श्वास छोड़ते हैं आपके, अगर पूछे उसमें N2 कितना होता है, उसमें CO2 कितना होता है, उसमें O2 कितना होता है, और उसमें CO2 कितना होता है, इसको देखिएगा। उसमें N2 जो है वो 78% होता है आपके, O2 जो है आपके वो 16% होता है आपके, और CO2 क्या होता है छापना, वो 4% होता है। मतलब दोस्तों समझना उसमें मेरी बात को, जब दोस्तों हमने श्वास ली तो N2 78% था, जब हमने श्वास छोड़ी तब भी N2 कितना है, 78%। मतलब दोस्तों N2 का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, शरीर के अंदर जाती है, फिर दोस्तों वापस बाहर आ जाती है, कोई इसका यूज नहीं होता है, कोई इसकी कमी नहीं होती है, कोई वृद्धि नहीं होती इसकी। N2 का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। ये तो पहला पॉइंट यहां पर हो गया। ठीक है, अब देखिए O2 दोस्तों, जब हमने श्वास ली तो 21% O2 हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। ठीक है,
यहां दोस्तों एल्वुलाई में पहुंचती है कितनी, आपके 21% जो है, 21% जो है उसको हमारे अंदर जाएगी दोस्तों। और मैंने कहा कि जब दोस्तों आपके श्वास दोस्तों बाहर आती है तो 16% ही O2 जो है बाहर आती है। मतलब दोस्तों जो O2 है उसमें भाई साहब 5% की, क्या सुनो, 5% की उसमें कमी हो जाती है। समझ में आपको? O2 जब हमने श्वास ली तो हमारे शरीर में 21% जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें 16% बाहर निकलती है। मतलब दोस्तों 5% O2 जो है कम होती है। अब आप पूछोगे, आज जानना चाहोगे कि O2 जो है सर क्यों कम हुई दोस्तों? अरे दोस्तों याद करो, मैंने कहा दोस्तों आपके जो O2 है आपके, वो दोस्तों यहां से लंग से, कहां पर सो, लंग से ब्लड में पहुंच चुका सो, तो O2 का कुछ दोस्तों भाग जो है आपके वो किस में यूज होने वाला है? O2 का कुछ भाग जो है आपके उसको ब्लड में यूज होने वाला है, उसको ब्लड फिर से O2 का आपके आगे ले जाएगा। तो मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन आपके, ऑक्सीजन होती है आपके, वो दोस्तों हमारा फ्यूल है हमारी बॉडी का ना, हमारा फ्यूल है, इसलिए इसको प्राण वायु कहते हैं। हमने दोस्तों आज तक इसकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं है ना कि कितनी महत्वपूर्ण है ये। अगर O2 नहीं आए हमारे शरीर में 1 मिनट भी तो आप और मैं जिंदा नहीं बचेंगे। सो हमारा फ्यूल है। अब दोस्तों आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो फ्यूल तो जलेगा ना, वही दोस्तों फ्यूल आपके O2। हम शरीर चला रहे हैं दोस्तों, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं चल रहा हूं, यहां पर खड़ा हुआ हूं मैं आपके यहां पर, मैं बाथरूम कर रहा हूं, सब में दोस्तों क्या हो रहा है? सब में रसगुल्ला O2 का यूज हो रहा है। तो हमारी बॉडी जो आपके वो O2 यूज कर रही है। इसलिए मैंने कहा आपसे जो O2 है उसमें 5% की कमी आ चुकी है। पर दोस्तों देखना, CO2 यहां पर जब श्वास ली हमने 0.03% CO2 थी, पर दोस्तों जब श्वास छोड़ी हमने तो वो आपके 4% हो गई है। मतलब दोस्तों CO2 में क्या हो चुकी है? CO2 में वृद्धि हुई है, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा ना आपसे O2 हम लेंगे, O2 हमारी बॉडी में काम करेगी। काम करने के बाद O2 जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी और CO2 हम बाहर निकाल देंगे, तो CO2 की संख्या बढ़ने वाली है। ये आपको छापना है। सवाल कभी कभी पूछ लेता है, जब श्वास लेते हैं तब कितना O2 है, कितना CO2 है, कितना N2 होता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो कितना होता है। ये दोनों पॉइंट आंकड़े के हिसाब से महत्वपूर्ण है। फैक्ट जो है, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि छोड़ने में N2 O2 CO2 जो कितना % होता है वो आपको ध्यान रखना। लिखो एक बार, फटाक से लिखो। हाँ जल्दी छोड़ूंगा, चिंता ना करना, पर तुम जल्दी लिखोगे तो छोड़ूंगा ना, तुम लिखोगे नहीं तो कैसे छोड़ दूंगा। लिखो फटाक से। हवा ली आपने, हवा छोड़ दी। जब से श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, यही काम कर रहे हो पूरी क्लास में। कल आपने हार्ट को पंप किया था, परसों आपने पाचन किया था, यही चल रहा है। देखो आपके सारे सवाल मुझे दिख रहे हैं ना जो भी आप पूछ रहे हो, पर कुछ सवाल के आंसर अभी आगे आने वाले हैं, तो मैं रुका हुआ हूं ना, आपको खुद पता लग जाएगा आगे आने वाले हैं। अब जिज्ञासा होता है ना आपके अंदर, मुद्दा ये है। बना लिया फटाक से। अब लिखना, देखो गैसों का, मैंने कहा गैसों का विनिमय हो चुका है, सेकंड पोर्शन। थर्ड लिखेगा गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन लिखना। ट्रांसपोर्टेशन जो है आपके गैसों का परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। देखिएगा गैस कौन सी गैस है? अरे CO2 गैस हो गई। एक तो ऑक्सीजन गैस है आपके, एक CO2 गैस है। अगर कभी पूछे आपसे कि जो हमारी जो बॉडी है, पूछे आपसे उसमें जो ऑक्सीजन है, पूछे आपसे इसका परिवहन करना किसका काम है? इसका जो परिवहन होता है लिखना 98% जो है वो हीमोग्लोबिन से होता है। ये आप जान सो। मैंने आपसे कहा था कि हीमोग्लोबिन का एकमात्र काम कौन सा है? इसका परिवहन करना काम होता है इसका। हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है उसका 98% परिवहन जो है तो केवल आपके हीमोग्लोबिन से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल से पूछे आपसे कि हमारा शरीर छापना उसमें CO2 जो है उसका जो परिवहन पूछना अपना, इसके परिवहन का 70% है ना, 70% जो है वो पूछे आपसे बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ये आपको ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट जो है इसके रूप में होता है। परीक्षा वाला खूब पूछता है कि ऑक्सीजन का सर्वाधिक जो भाग है वो परिवहन के रूप में कैसे होता है? 98% भाग हीमोग्लोबिन से होता है। सवाल पूछे CO2 में मैक्सिमम परिवहन छापना किस होता है आपके? 70% जो है केवल बाइकार्बोनेट से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो O2 का, CO2 का। अगर दोस्तों एक कंडीशन बता रहा हूं आपको, ये लिख लिया होगा आपने, O2 का परिवहन 98% हीमोग्लोबिन से होता है, CO2 का परिवहन 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगर दोस्तों अगर क्या हो, अगर भाई साहब देखिएगा, नोट लिखना, नोट,
ये दोस्तों हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये दोस्तों हमारा हीमोग्लोबिन है। अगर दोस्तों इसके सामने दो कंडीशन हो, कंडीशन नंबर 1 इसके सामने ऑक्सीजन खड़ी हुई है, ठीक है, और उसके सामने आपके CO खड़ी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिएगा, अगर दोस्तों हीमोग्लोबिन के सामने ऑक्सीजन खड़ी हुई है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो खड़ी हुई है, आप दोस्तों ऐसे मान लीजिए दोस्तों ये आप हो, ठीक है, ये तो है मेरा रसगुल्ला, ठीक है, ये तो है मेरा रसगुल्ला, ये दोस्तों आपकी क्या सो, ये दोस्तों मान लेते हैं आपकी वाइफ, ठीक है, ये आपकी वाइफ हो गई दोस्तों, और ये हो गई आपकी पड़ोसन। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है, ये रसगुल्ला है मेरा, ये उसकी वाइफ हो चुकी है और ये इसकी पड़ोसन हो चुकी है। अब मुझे बताओ, आपसे पूछूं मैं कि दोस्तों अगर सो हीमोग्लोबिन के सामने ये दो खड़े हुए हैं तो हीमोग्लोबिन जो है सबसे पहले किससे मिलना पसंद करेगा, उससे या फिर इससे? आप सभी दोस्तों जानते हो कि इससे मिलना जो है पसंद करेगा। मिलना तो पसंद नहीं, आपके बहुत तेजी से मिलेगा इससे। तो ध्यान में पूछे आप सो, जो हीमोग्लोबिन है आपके सो वो CO से मिलना पसंद करेगा आपके, और बनेगा कार्बोक्सी, बनेगा क्या, बनने वाला है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनने वाला है। और रसगुल्ला अगर दोस्तों ऐसा हुआ, अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो इससे दम घुटने से मौत होने वाली, ठीक है, दम घुटने से मौत होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो CO2 गैस है आपके, इसे बोलते हैं दम घोटू गैस, दम घोटू गैस बोलते हैं। अगर दोस्तों आपने एग्जाम्पल बचपन में आपने खूब सुना होगा, एग्जाम्पल्स आपके बंद कमरे में अंगीठी, बंद कमरे में अंगीठी जला ली थी तो ये बन जाती है और व्यक्ति मर जाता है। अभी भी आजकल खूब उदाहरण आते हैं आपके, ये कारण उसका होने वाला है, ठीक है। एक दोस्तों और चीज है आपके, अगर दोस्तों आपने देखा उस गांव में आपके टायर, दोस्तों साइकिल जो टायर होता है आपके, उसको घुमाता है दोस्तों रसगुल्ला, जला दिया उसको, जला दिया फिर घुमाता है आपके। तो अगर दोस्तों ऐसा किया तो ध्यान आपके टायर जो साइकिल आपके जो टायर उसका होता है आपके, उसमें होती है CO गैस। अगर उसे ऐसा किया आपके तो आपका दम घुटने लगेगा। कहीं दोस्तों टायर से जल रहा भी होगा ना, तो आप देखना आपको महसूस होगा कि आपका दम घुट रहा है, कोई अलग चीज जल रही है, वही है कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, अगर दोस्तों वो हीमोग्लोबिन में जुड़ गया है तो छापना O2 को जुड़ने नहीं देगा ये इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में आपके दम घुटने से मौत हो जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने वाला है। हीमोग्लोबिन से इसके जुड़ने की जो संभावना है बहुत अधिक होती है। इसलिए धन्ना आपसे पूछे, आपसे कभी सवाल पूछ रहे तो छाप लो, पूछ लेगा कभी आपसे कि दोनों ऑप्शन में हो किससे पहले जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ठीक है, पहले मैं तो एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, मेरा नहीं है, तुम्हारा एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने रसगुल्ला लिखा है, तुम्हारा एग्जाम्पल, मेरा थोड़ी है। हीमोग्लोबिन O2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस, ठीक है, हीमोग्लोबिन CO। हाँ, अगर तुम यहां पर मेरा एग्जाम्पल लिखो और यहां पर वाइफ लिखो तो यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा, हाँ, फूल पत्ती वाले, तो फिर ठीक हो जाएगा काम, ठीक है, ये मैं, ये वाइफ और ये फूल पत्ती वाले, तो ठीक मामला हो जाएगा, तुमसे जुड़ूंगा, ठीक है, लिख लो फटाक से। लास्ट पॉइंट है बस, अब परिवहन करा दिया हमने, अब जो है वो कोशिका में पहुंच चुकी है हमारी जो हवा है, ऑक्सीजन जो है। अब दोस्तों जो है क्या होने वाला है लिखना, अब होने वाला लिखेगा कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। और ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं। याद करो सो, मैंने जब आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था वहां मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था। सो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने लिखाया था आपको कि ये आया ग्लूकोज C6H12O6, और सो मैंने कहा था आपके कि इससे बन गया CO2 गैस बन गई, इससे जल बन गया था, और दोस्तों इससे 36 ATP ऊर्जा बनी थी। एक रसगुल्ले ने पूछा था कि सर जो ATP होती है वो 36 है 38 है, आज वो आपको मैंने सो वहां भी कहा था कि जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। आज वो समय आ चुका है जब इसका जवाब दूंगा मैं आपको। देखिए ये दोस्तों दो कंडीशन है इसकी, आपके दो स्टेप इसके होते हैं। ये सो ग्लूकोज हो गया है, आपने रोटी खाई, सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले रसगुल्ला जो ग्लूकोज होता है आपके वो टूटता है पाइरुविक अम्ल में टूटता है, ठीक है। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पाइरुविक अम्ल में टूटता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपके छापना, सो इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए। सो आपके बिना ऑक्सीजन के ये काम होता है, हर किसी में होगा,
हर जगह पर होगा, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो पायरुविक जो अम्ल है उसमें टूट जाएगा, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए दोस्तों, इसको बोलते हैं छापना, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलाइसिस होता है आपके। और दोस्तों इसके द्वारा आपके 2 एटीपी जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो आपके वो पायरुविक अम्ल में टूटता है पर इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इस रिएक्शन को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम ईएमपी पथ भी कहते हैं। कभी पूछ ले आपसे कि भाई ईएमपी पथ जो क्या था, ये ईएमपी पथ छापना आपके, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। इसकी जो खोज करने वाले थे उनका जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ईएमपी होता है, इसलिए इसका नाम कर दिया ईएमपी पथ रख दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना आपके, बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थित टूटना आपके, इसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। 2 एटीपी इसमें बाहर आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके रसगुल्ला आपके जो ये दोस्तों किसमें आपके ये CO2 में टूटता है, H2 में टूटता है, देखना माइट्रोकॉन्ड्रिया में। इसलिए मैंने आपको जब माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखाया था मैंने कहा था कि ये वाला इसमें टूटता है, पर मैंने यहां पर आपको 36 एटीपी लिखा है क्योंकि दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके O2 की उपस्थिति में ये जो टूटता है छापना वो आपके CO2 H2O 36 एटीपी में टूटता है। अगर कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि इनमें से कौन सी रिएक्शन हर स्थिति में होने वाली है, चाहे हवा है चाहे नहीं है, कोई सी कंडीशन हो, ऑक्सीजन है नहीं है, तो ये वाली जो है वो होने वाली है। लेकिन दोस्तों ये वाली जो है आपके वो रसगुल्ला केवल आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली है और दोस्तों आपके O2 की उपस्थिति में होने वाली है, टूटने वाला है आपके, और CO2 H2O 36 एटीपी जो है कन्वर्ट होने वाला है। और अगर पूछे आपसे कि जो ये रिएक्शन आपसे पायरुविक अम्ल का इसमें तो टूटना छापना है, इसे बोलते हैं क्रैब चक्र। खूब पूछता है एग्जाम वाला कि क्रैब चक्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइट्रोकॉन्ड्रिया में पायरुविक अम्ल का CO2 H2O 36 एटीपी में टूटना, ये क्रैब साइकिल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब याद करो मैंने कहा आपसे 36 एटीपी यहां पर आ चुका है, 2 एटीपी यहां पर आ चुका है, तो कुल 38 एटीपी जो है बाहर निकलता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 जो है वो बाहर निकलता है। अगर पूछे आपसे कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कैटाबोलिक रिएक्शन है या एनाबोलिक, याद करो सबके, अरे ग्लूकोज कट ग्लूकोज कट, जटिल अणु जो है, जटिल अणु रोटी का टूटना, जटिल अणु का सरल अणु में कन्वर्ट होना, सो ये क्या आपसे ये कैटाबोलिक कैटाबोलिक छापना। पूछे आपसे जो रेस्पिरेशन आपके कैटाबोलिक रिएक्शन है, पहले पढ़ चुके हैं हम, एक बार फिर लिख लीजिए इसको, कैटाबोलिक रिएक्शन है। कभी सवाल पूछे आपसे, इसके 2 पाथ होते हैं, ईएमपी पथ, क्रेब्स सर्किल, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, यही आपका कोशिकीय श्वसन होता है, यही आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ये दोनों पॉइंट यही होता है। 4 स्टेप होते हैं, चारों पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए, लिख लो फटाक से। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं कि वो कोशिका के कौन से जीव में कौन सा अंग होता है, वो आपको लिखाने वाला हूं, ठीक है। लिखो फटाक से, मैंने कहा था आपको 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, फटाक से लिखो इसको, है ना। फिर मैंने भी कहा भी था कि आप खुश हो जाओ, अंत में मैं आपको दुखी भी करूंगा। लिख लिया? फटाफट लिखो 2 मिनट के अंदर। C6H12O6 ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना, 2 एटीपी बनना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ईएमपी पथ भी कहते हैं, खोज करने वालों के नाम के पहले अक्षर के आधार पर, ठीक है। पायरुविक अम्ल का माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2O 36 एटीपी में टूटना, ये क्रेब सर्किल होता है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी सास की बेटी हो। लिख लिया? चलो अब लिखना कोशिक, लिखना आपके श्वसन अंग। कुछ जानवरों में, कुछ पक्षियों में
कौन कौन से रेस्पिरेशन ऑर्गन होते हैं ये आपको लिखवा लिखना। आपके पहले अपना लिख लीजिए। पूछे आपसे स्तनधारी मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स, पक्षी एप्स, पक्षी एप्स, स्तनधारी मैमल्स, साथ के साथ लिखना, ठीक है। स्तनधारी मैमल्स, पक्षी एप्स, या फिर दोस्तों आपके सरीसृप, सांप टाइप के रेप्टाइल्स, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इनके अंदर छापना सो, इनके अंदर जो है वो अगर पूछे क्या होता है सो, इनके अंदर लंग्स होते हैं ना, फेफड़े होते हैं, ठीक है। पूछे आपसे स्तनधारी मैमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एप्स, स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, इनके अंदर जो आपके रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं, ये आप जानते हैं। मनुष्य इसी में आता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। लिखिए अमीबा या दोस्तों युगलीना, दोनों अलग अलग है, ऐसे अमीबा और युगलीना दोनों एक कोश के, ठीक है। इनमें पूछे तो सामना, इनमें आपके बॉडी का सरफेस, बॉडी सरफेस मतलब कि जो आपके शरीर है, शरीर की जो सतह होती है इससे होता है, ठीक है। अगर पूछे आपसे अमीबा युगलीना में क्या होता है, बॉडी सरफेस होता है, जो सतह होती है बॉडी की उससे होता है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कैचुआ, हाँ ये लो, एक बच्चा बार बार पूछे कैचुआ में कैसे होगा, लिख ले कैचुआ, अर्थवॉर्म। अगर पूछूं आपसे कैचुआ में, कैचुआ अर्थवॉर्म में स्किन से होता है, ठीक है, त्वचा। पूछे आपसे कैचुआ अर्थवॉर्म में किससे होता है, स्किन से होता है, ठीक है। कैचुआ में आपके कोई लंग्स वंग्स नहीं होते, सो कैचुआ तो चलता है भाई साहब, लंग्स कहां से होंगे उसमें, ठीक है। तो कैचुआ अर्थवॉर्म में स्किन से होता है, त्वचा से होता है, हमारे अंदर लंग्स से होता है। सो अगर पूछूं आपसे कैचुआ स्किन से होता है, लेकिन आपके कॉकरोच, देखिए कॉकरोच, हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण भाई साहब, कॉकरोच इसे बोलते हैं तिलचट्टा, तिलचट्टा, कॉकरोच या इंसेक्ट, कीट, एक ही बात है ना, इंसेक्ट कीट, ये खुद भी इंसेक्ट ही है ना। तो कॉकरोच, तिलचट्टा, इंसेक्ट, कीट पूछे आपसे, इसमें दोस्तों एक सिस्टम होता है छापने से। इसमें दोस्तों मान लो आपके सो ये कॉकरोच हो गया, सो मान लो रसगुल्ला एक कॉकरोच हो गया है, इसके तीन जोड़ी इसके पैर होते हैं, तीन जोड़ी इसके पैर होते हैं, सो कॉकरोच हो गया है। ये दोस्तों ये इसका पीछे वाला हिस्सा हो गया है, ये इसकी आंख, मछली बन गई भाई साहब। मान लो आंख हटाओ इसकी, ठीक है। सो मान लो एक कॉकरोच, ठीक है, जो कॉकरोच हो गया है, बड़ा ही सूखला होता है ना, बड़ा सूखला होता है। सो इसमें दोस्तों क्या, इसमें आपके सो लंग्स वंग्स तो होते नहीं आपके, यहाँ दोस्तों यहाँ पर छेद, ठीक है, यहाँ से आपके छेद होते हैं आपके, इससे आपके ये रेस्पिरेशन करता है। अगर पूछे दोस्तों आपके छेद उठाना, इनको बोलते हैं स्पाइरिकल, ठीक है, इन्हें बोलते हैं स्पाइरिकल। तो अगर आपसे कभी पूछे आपसे जो इसमें छेद होते हैं छापना, जो छेद हैं वो कौन से हैं, स्पाइरिकल छिद्र होते हैं जिनसे रेस्पिरेशन करता है। सो इसके अंदर आपके श्वास नली, ठीक है, इसमें आपके श्वास नली होती है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि जो कॉकरोच या इंसेक्ट होते हैं आपके छापना, उनमें स्पाइरिकल छिद्र होते हैं और आपके श्वास नली होती है जिससे आपके रेस्पिरेशन होता है। लंग्स वंग्स कुछ नहीं होते इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो दिखाऊं आपको, देखिए फोटो दिखाता हूं आपको भाई साहब, आपने कहा है तो दिखाना पड़ेगा। ये देखो ये कॉकरोच, ठीक है, ये कॉकरोच है, चप्पल मारी इसको उल्टा हो गया, ठीक है, ये कॉकरोच था। देखो तीन जोड़ी है इसमें, देख लो, गिन लो रे, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा हो गया, एक कॉकरोच नहीं है ना। कुल आपके 6 जोड़ी, 3 जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बना दिया इसका। ये थोड़ी होता है आपके कॉकरोच में ना, ये थोड़ी होता है, जबरदस्ती बना दिया ना, ये विदेशी कॉकरोच होगा पक्की बात है, ठीक है। इसको ऐसा हटा दो, अब हट गया, देखो अब खाए, नहीं दिख रहा आपको। तो 3 जोड़ी पैर इसको आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 3 पैर होते हैं पैर के इसमें। मैंने इसको मारा, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा आपके सामने लेटा हुआ है यहाँ पर, इसकी इतनी औकात, लड़कियां देख लो उल्टा ऐसा दिखता है कॉकरोच, तुमने देखा ही नहीं है आज तक, ठीक है। सो उल्टा कर दिया मैंने। फिर दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों यहाँ पर सबके इसके क्या है, यहाँ दोस्तों आपके छेद होते हैं आपके, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं स्पाइरिकल्स बोलते हैं आपके। और आपके श्वास नली होती है आपके, ट्रैकियल होते हैं, सिस्टम होते हैं इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे
कि कैचुआ, सॉरी आपके कॉकरोच, इंसेक्ट में स्पाइरेकल छिद्र और श्वास नली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिश, फिश लिखना, फिश मछली में पूछे आपसे, मछली में गिल्स, मछली में गिल्स होते हैं या फिर गलफड़े, मछली में गिल्स होते हैं या फिर गलफड़े होते हैं, ठीक है। मछली में गिल्स। मेंढक, ये दोस्तों अलग ही टाइप का आदमी है ना, ये दोस्तों भाई साहब ये सब आपके पानी में होता है, पानी में रहता है भाई साहब, ये दोस्तों आपके पानी में, सो मिट्टी में भी रहता है, आपके घुस जाता है अंदर आपके पानी में, सो मिट्टी में, सब कुछ में रहता है, ठीक है। जब दोस्तों पानी में रहेगा दोस्तों आपके तब करेगा लंग से ना, पानी में रहेगा तो लंग से करेगा, मिट्टी में रहेगा तो स्किन से करेगा, तो दोनों से करता है। मेंढक जो आपके, जो फ्रॉग है आपके, वो लंग्स भी यूज करता है, स्किन भी यूज करता है, दोनों करता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, बाकी तो लिखने को बहुत सारे लिख सकते हैं आप। अमीबा युगलिना में कौन है, कैचुआ में कौन है, स्तनधारी में कौन है, कुत्ते में कौन, अरे कुत्ता दौड़ा दूंगा तेरे पीछे, कुत्ता इसी में आएगा, कुत्ता स्तनधारी में, कैसी बात करते हो यार। भैंस में कौन है, भैंस भी इसी में आती है, जिसके भी स्तन होते सब इसमें आते हैं, ठीक है, तू भी इसी में आता है, कैसी बात करते हो यार। भैंस में, घोड़ा में, कुत्ता में, सब इसी में आएंगे यार। कौवा मत पूछ लेना वरना शेर कर दूंगा पीछे तुम्हारे। स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, सब बहुत बड़ा पार्ट है स्तनधारी, मैमल्स, सब कुछ इसमें आते हैं, जानवर जो है आपको वो इसमें, पक्षी सारे आगे, सरीसृप सारे आगे, रेप्टाइल्स जो नहीं आए वो मैंने लिखा दिया आपको अलग से। अमीबा, युगलिना बॉडी सरफेस हो गया है, कैचुआ स्किन हो गया, अर्थवर्म स्किन हो गया है, कॉकरोच ये हो गया, फिश गिल्स हो गई हैं, मेंढक पानी में लंग से करता है, मिट्टी में स्किन से करता है। अब लिखिए लास्ट पॉइंट, कभी कभी दोस्तों, कभी कभी रसगुल्ला क्या सो, कभी कभी दोस्तों ये मान लेते हैं, सो कभी कभी क्या होगा कि ये हमारा रसगुल्ला, ठीक है, ये हमारा रसगुल्ला हो गया है, लास्ट पॉइंट, ठीक है, रसगुल्ला हो गया हमारा। इसको किसी ने बोला कि जिम जाना चाहिए, ठीक है, इसको किसी ने बोला कि जिम जाया कर तू, हाँ तभी जो है मामला साइड बैठेगा तेरा, जिम जा, बॉडी बॉडी बना। ये तो सब जोश जोश में पहले दिन पहुंच गया जिम में, ठीक है। अब इससे जिम का जो ट्रेनर था उसने बोला कि तू ऐसा कर, जॉगिंग करना, भागना स्टार्ट कर, ठीक है, भागना स्टार्ट कर। इसने बोला कि तू 1 किलोमीटर भाग लेना, ठीक है, आराम आराम से। लेकिन दोस्तों पहला दिन जोश से भरा हुआ दोस्तों आपके, और भाई साहब स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर भाग गया, रुका ही नहीं दोस्तों आपके, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर भाग लिया आपके पूरे जोश से। और दोस्तों महसूस कर रहा है कि एक दिन में पतला हो गया ना, महसूस करने लग गया, और ऐसे हो गया ना, ऐसे कि भाई साहब जिम करके आया हूं, 5 किलोमीटर भाग के आया हूं, ठीक है। फिर दोस्तों घर आया वो, घर आने के बाद तो आपके सो गया, ठीक है, सो गया। और भाई साहब जब वो सुबह जगा जब वो दोस्तों वापस सुबह जगा तो पता लगा उसको कि घुटने, पैर, हाथ, ये सब कुछ काम करना बंद कर चुका है, ठीक है। जो भी जॉइंट है आपके, उनमें आपके बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत तेज जो है वो दर्द हो रहा है जॉइंट के अंदर। ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। अब समझना आज दोस्तों इसको, एक्चुअली में दोस्तों मैंने कहा आपसे, श्वसन किया हमने, रेस्पिरेशन किया, नॉर्मल किया, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। मैंने कहा इसमें ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, और हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों हमने तेजी से भागना स्टार्ट किया, या फिर दोस्तों हमने जो है कोई दोस्तों आपके हमारे बॉडी जो आपके एकदम हमने कार्य में इसको यूज लेना स्टार्ट किया। मैंने कहा आपसे जो हमारा जो बॉडी है उसका जो फ्यूल है वो होता है ऑक्सीजन, मैंने आपसे पहले किया। अब दोस्तों आप तेजी से भागना स्टार्ट करोगे पे, तो आपको फ्यूल ज्यादा चाहिए, आपके फ्यूल मतलब ऑक्सीजन की डिमांड है आपकी बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। पर दोस्तों आप श्वास जो ले रहे हो वो फिक्स है ना, उतनी ले पाओगे, थोड़ी बहुत ज्यादा कर लोगे, ऐसा थोड़ी आप भाग रहे हो ऐसा श्वास लोगे, संभव थोड़ी है दोस्तों। श्वास तो उतनी आ रही है, आपके डिमांड बढ़ चुकी है ऑक्सीजन की, तो सप्लाई
सप्लाई उतनी रहेगी, नो चेंज। अब सोचिए आप, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेज है बॉडी के अंदर, उसे चाहिए ऑक्सीजन पर मिल नहीं रहा उसको। अगर आप डेली यही काम करोगे तो आपको बॉडी जो है हैबिचुअल हो जाएगी उसके ना, डेली करोगे तो हो जाएगा, पर पहले से पहले दिन करोगे आपके तो ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक होने वाली है और सप्लाई उतनी हो नहीं रही आपके। मतलब दोस्तों जो आपके रेस्पिरेशन जो होने वाला था, जो रेस्पिरेशन होने वाला है वो आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला है ही नहीं दोस्तों। अनुपस्थिति में क्या होने वाला है, अनुपस्थिति में आपके रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है वो होने वाला है। और दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपके जो भी जॉइंट है आपके उनमें लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाएगा। और भाई साहब जब दोस्तों ऑक्सीजन आएगी और इसको हटाएगी तो बड़ा दर्द होगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन आएगी, रात को सो गए आप, जब इसको हटाएगी वहां से तो बड़ा दर्द होने वाला। कभी सवाल पूछा आपसे कि इससे दोस्तों बड़ा दर्द या फिर पेन जो है वो होने वाला है, यह कारण होता है उसका पेन का। तो पूछे आपसे क्या कारण, आपके लैक्टिक एसिड जो है वो कारण है इसका, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया आपका रेस्पिरेशन जो है, आपका टॉपिक जो है पूरा हो चुका है। अभी कितने मिनट हुए मुझे पढ़ाते हुए बताओ एक बार, ये पूरा रेस्पिरेशन लिख लो, इसको एक बार ऐसे लिख लो ना, बताओ मुझे कितना मिनट हो गए पढ़ाते हुए, लिख लो इसको। कभी कभी पूछ लेता है आपसे कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। वो यूरिक एसिड आगे आएगा, ठीक है, अभी नहीं आया। देखो अभी 10 मिनट बाकी है ना, मैंने कहा था ना जल्दी छोड़ूंगा आप, तो आपकी छुट्टी आज मैं यहीं पे कर रहा हूं। पर सुन लो मेरी बात को काम से, आपके लिए सूचना यह है कि कल है सैटरडे, कल क्या है, कल है रसगुल्ला सैटरडे, ठीक है। और मैंने आज 10 मिनट पहले आपको छोड़ दिया है, तो कल आपकी एक 45 मिनट की क्लास होने वाली है, ठीक है। कल आपकी 45 मिनट की एक क्लास जो है वो होने वाली है, जिसमें मैं आपको जो उत्सर्जी तंत्र है हमारा, जो किडनी है हमारी, जो किडनी है उसके बारे में लिखाऊंगा आपको। उसमें केवल 45 मिनट्स की लेने वाला हूं, लखनऊ से लेने वाला हूं, ठीक है। अभी क्लास खत्म होते मैं निकलने वाला हूं आपके बीच में से, और कल वाली सुबह वाली क्लास भी आपकी यहीं से होगी। और कल जो शाम को मैंने एक स्पेशल क्लास रखी है आपके लिए। देखो मैंने कहा था ना कि उत्कर्ष आपसे कहेगा इतना, आपको देगा इतना। आपसे इतना कहा था ना इस बैच में, आपको उससे अधिक मिल रहा होगा, ये आप महसूस कर रहे होंगे। तो कल आपकी एक क्लास 45 मिनट्स की रहने वाली है, जिसमें आपको किडनी जो है वो लिखाने वाला हूं, किडनी के बारे में बताने वाला हूं। उसके अंदर मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है किडनी के बारे में वो सारा लिखाऊंगा। नेफ्रॉन क्या है, किडनी क्या है, किडनी के पार्ट्स क्या होते हैं, किडनी में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, डायलिसिस क्या होता है, कौन कौन से अंग उत्सर्जी अंग होते हैं, यूरोटेलिक क्या है, मोनोटेलिक क्या है, सारी बातें लिखाऊंगा कल मैं आपको। तो कल 45 मिनट की क्लास आपकी 4 बजे होने वाली है, ठीक है। 4 बजे शाम को 45 मिनट की क्लास जो है एक होने वाली है आपकी, जो है केवल 45 मिनट्स की होने वाली है। और आपके लिए सूचना एक ये है मेरी तरफ से कि जिन्होंने भी देखो, एक तो पहली बार जो 13 अगस्त को जो सेमिनार जो होने वाला है, जो मीटअप होने वाला है, वो आपके लिए सूचना यह है कि लखनऊ से वो मीटअप जो है वो लाइव चलेगा आपके बीच, ठीक है। लाइव यूट्यूब पर आने वाला है मीटअप, जो है लाइव चलेगा यूट्यूब पर जो मीटअप है, क्योंकि सीट भर चुकी है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनको आना ही है। और वर्ल्ड मैप की बुक आपको वहीं मिलने वाली है, और आप थोड़ा बन ठन के आना, ठीक है। आप लाइव दिखने वाले हो, पूरे भारत को आप लाइव दिखोगे। तो जो लखनऊ में स्टूडेंट्स है जिन्होंने सीट पक्की कर रखी है अपनी, वो बन ठन के आना, बाल सेट करके आना, एकदम बढ़िया से एकदम आना। तो बाकी आपके लिए लखनऊ से लाइव चलने वाला है सुबह 9:30 बजे। और अगर लाइव चल रहा है तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो उपहार होगा। बब्बर शेर का बर्थडे है तो कुछ तो आपके लिए उपहार होने वाला है। तो आपको 13 अगस्त को 9:30 बजे हमारे ठुमके देखने के लिए, हमारे लटके झटके देखने के लिए और बर्थडे केक काटने के लिए, सर को विश करने के लिए हैप्पी बर्थडे, 9:30 बजे लाइव भी रहना है आपको। यूट्यूब पर लाइव चलने वाला है, तो पूरा ब्रह्मास्त्र परिवार जो है वहां पर लाइव देखने वाला है। आपके लिए एक उपहार भी है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। पिछली बार मैंने बर्थडे पे उपहार दिया था आपको, इस बार आपको जो उपहार है वो सर के बर्थडे पे मिलने वाला है। बब्बर शेर का बर्थडे, कुछ बड़ा उपहार होगा, तैयार रहना इसके लिए। बाकी जिन्होंने टेस्ट गुरुजी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब इसकी सीट भर चुकी है। मैंने पहले कहा आपसे, जिन्होंने भी सीट पक्की की है अपनी, वो
13 अगस्त को जो सेंटर उनका था उस पे 12:15 बजे जो है उन्हें पहुंच जाना है। अगर आपको कोई समस्या है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। स्कैन करते ही दोस्तों आपके सामने टेस्ट गुरुजी खुल जाएगा। उसमें आपको ऊपर उस आपके 3 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर क्लिक करना। उसमें आपको 4th नंबर दिया देगा एग्जाम शेड्यूल, और आपका जो सेंटर है वो आपको मिल जाएगा, कब आपका एग्जाम होने वाला है। 12:15 बजे आपको रिपोर्ट करना है 13 तारीख को, और 12:30 बजे आपका एंट्री स्टार्ट होने वाली है। 12:45 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी, सॉरी 12:55 में एंट्री क्लोज हो जाएगी। 1 बजे टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, 2 बजे टेस्ट फिनिश होगा और आपको रिजल्ट हूबहू मिलने वाला है। ठीक है, तो ये काम होने वाला है। देखिए पहला टेस्ट है, भारत में ऐसा टेस्ट पहली बार हो रहा है। 13 सेंटर पर एक साथ टेस्ट जो है भारत में पहली बार उत्कर्ष करवा रहा है आपका। तो व्यवस्था प्रमुख आप खुद रहने वाले हैं। आप एग्जाम देने जाएंगे, खुद आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप हमारे ही अभिन्न अंग हो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारी टीम भी पहली बार कर रही है ऐसा। 13 शहर में एक साथ टेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ पर। इंदौर, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, सब जगह टेस्ट हो रहा है। आपके 13 शहर में एक साथ टेस्ट हो रहा है, तो पटना के अंदर तो भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। टेस्ट में पूरे जोश के साथ में शामिल होना है आपको, पूरा जोश होना चाहिए टेस्ट में आपका। और व्यवस्था प्रमुख आप स्वयं रहने वाले हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, जो भी टॉप आएंगे उनके नाम यूट्यूब पर पब्लिक किए जाएंगे ना, दिखाए जाएंगे पब्लिक पर नाम उनके। तो इसलिए टेस्ट गुरुजी में टेस्ट देने जाना है 13 तारीख को, जहां सेंटर आपका हो, जो भी सेंटर आपका हो वहां टेस्ट देना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी आपको। आपका सेंटर कहां पर है, कहां जाना है आपको, मैप कैसा है, उसको सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपके शहर में उत्कर्ष टेस्ट करवा रहा है, आपके शहर के अंदर 13 तारीख को पहला टेस्ट होने वाला है, सर के बर्थडे वाले दिन। ये सूचना थी, कल आपसे मुलाकात होगी। 45 मिनट की क्लास आपकी होने वाली है। किडनी के बारे में बताऊंगा मैं इसमें आपको, किडनी के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे वो आपको मैं वहां पर लिखाने वाला हूं। ठीक है, तैयार रहना, कल 4 बजे ये क्लास आपकी होने वाली है। बाकी सारी सूचना आपके सामने थी। आज जल्दी छुट्टी कर दी मैंने आपकी। खुश रहो, मौज करो, जाओ खूब मौज करना। आज 2 मिनट पहले छोड़ रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। जय हिंद, थैंक यू।